वैसे एक्सप्लेन तो नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं व्यूज को लेकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन पेपर सर पे और मैं यहाँ पे कोई भी बकैती नहीं चाहता हूँ, इस टाइम पे पढ़ना भी है, इसलिए जो जब इसे ही कंटिन्यू रखते हैं। तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि यान ने यहाँ पे सफेद झंडा फहरा दिया था, यानी कि यहाँ पे टीम ने सरेंडर कर दिया है। इसे सभी लोग हैरान हो गए थे कि ये जीतते जीतते हार गए, लेकिन यान यहाँ पे यही सोच रहा था कि वो यहाँ पे लंबी रेस का घोड़ा है, इसके चक्कर में अगर इनका डाटियान खाली हो गया तो हमारे लग जाएंगे, इसलिए वो मैच को हारना ज्यादा पसंद करता है। इन तीनों ने फैसला कर लिया था कि ये छत से कूद जाएंगे, लेकिन साउल इन्हें समझाती है कि यान ने बिल्कुल ठीक ही किया है। इन लोगों को वो फॉर्मेशन अटैक करने में टाइम लगेगा, लेकिन ग्रीन टोटोटाइज को बिल्कुल भी नहीं लगेगा और वो एक झटके के अंदर इन्हें मार सकता है। इसलिए यान ने जो फैसला किया वो काफी ज्यादा ठीक है, लेकिन ग्रीन टोटोटाइज को ये चीज पसंद नहीं आती है और वो आगे से कर देता है धमाका, वो भी कुछ ज्यादा ही बड़ा। यहाँ तक कि मैकेनिकल आई भी हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या बवाल है भाई, और ये भयानक धमाका करने के बाद ग्रीन टोटोटाइज आगे से कहता है अब मुझे सुकून मिल रहा है। लेकिन जब वो अपने सामने देखता है तो फिर उसे दिखाई देती है मौत, क्योंकि यान को अब गुस्सा आ चुका था कि किसी ने उसके स्टूडेंट के ऊपर हमला किया और इससे उनका डाटियान भी घायल हो सकता है। अब इसके बाद यान जब अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो फिर धरती हिलने लगती है। सभी लोग आगे से कहते हैं भूकंप आ गया क्या भी, और यान धीरे धीरे करके अपने प्रेशर को भी रिलीज कर रहा था और ये कुछ ज्यादा ही खौफनाक मंजर था ग्रीन टोटोटाइज के लिए। बेचारा वो आगे से सांस भी नहीं ले पा रहा था। वह पे यान आगे से एक लंबी सांस लेके छोड़ता है, इसे ग्रीन टोटोटाइज के टट्टे ढीले पड़ जाते हैं। वो इतना ज्यादा घबरा जाता है, उसे ऐसा लगता है कि यान उसे बस सांस लेके ही मार देगा। इसके बाद यान आगे से ग्रीन टोटोटाइज को घूरते हुए कहता है कि तुमने रूल्स को फॉलो क्यों नहीं किया अभी। इस पे ग्रीन टोटोटाइज के आगे से फटी, वो आगे से घबराते हुए कहता है माफ कर दे मालिक, गलती हो गई। वह पे ये पावर रेंजर्स आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं उसे वापस बुलाओ यार, क्या उसके धूल बनने पे बुलाओगे क्या। इस पे ब्लैक रेंजर आगे से कार्ड को रिलीज करता है और उसे वापस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन यान उससे कहता है वापस कर दूंगा मसलने के बाद में। वह पे यान के एक हाथ आगे बढ़ाने से इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है कि ग्रीन टोटोटाइज नीचे दब के हरे धनिया में बदल जाता है। वह पे इस धमाके की वजह से इतनी ज्यादा फोर्स रिलीज होती है कि सभी लोग पीछे खिसक जाते हैं और ब्लैक रेंजर आगे से रोते हुए कहता है कि मेरा 5 स्टार लेवल मॉन्स्टर। जब यान सेटिस्फाई हो जाता है तब वो अपने प्रेशर को कम करता है, जिसके बाद कार्ड आगे बढ़ के बचे कुछ ग्रीन टोटोटाइज को वापस बुलाता है। और जब कार्ड यहाँ पे ब्लैक रेंजर के पास वापस आता है तो फिर उसका 5 स्टार लेवल मॉन्स्टर आधे स्टार में बदल गया था। वह पे ग्रीन टोटोटाइज का जो वॉलपेपर था, जो पहले बाहुबली 6 पैक्स में हुआ करता था, अब उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे बीवी और सरकार ने एक साथ उसे सताया हो। ब्लैक रेंजर की आगे से चीख निकल जाती है और वो आगे से कहता है ये तो एकदम नाइंसाफी है भी, उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे एक कॉम्बैक्ट टाइप मॉन्स्टर को ढूंढने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसके बाद ये चीखते हुए यान से कहता है कि मैं तुमसे बदला लूंगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो। अब इससे यान और ज्यादा सीरियस हो जाता है और ब्लैक रेंजर से कहता है कि हम इमॉर्टल्स यहाँ पे रूल्स को फॉलो करते हैं। तुम्हारे मार खाए कछुए ने मेरे डिसाइपल्स को यहाँ पे हर्ट किया, मैं तो उसे मार देने वाला था लेकिन मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया, ये मेरा एहसान समझो। ब्लैक रेंजर अभी भी टिका हुआ था। वो आगे से कहता है कि हमारे पास यहाँ पे कई सारे हीलिंग फैक्टर्स हैं और हीलिंग साइकिक्स हैं, वो उन्हें एक झटके के अंदर ठीक कर सकते थे, तुमने गलत किया। यान कहता है कि हील तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन उनका डाटियान घायल हो जाता तो उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। तुम्हें अगर ये बात समझ में नहीं आई तो फिर मैं समझा नहीं सकता, और अगर कोई दिक्कत है तो नीचे आ, मुझसे फाइट कर। ब्लैक रेंजर आगे से बाहुबली बन के आगे से कहने ही वाला था कि डरता हूँ क्या, लेकिन उससे पहले ही 2 रेंजर आगे बढ़ते हैं और उसे चुप कराते हुए कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं लड़ना, हम सॉरी हैं सॉरी। वहीं पे स्टूडेंट्स को यकीन हो जाता है कि यान उनकी बहुत ज्यादा चिंता करता है, ये सब कुछ सेटल होने वाला था, कोई लड़ाई ना होती। लेकिन तुम लोगों को रिपोर्टर्स के बारे में पता ही है ना, ये आग में घी नहीं डालते हैं, ये डालते हैं कच्ची दारू। अगर तुम्हें नहीं पता है तो कच्ची दारू आग में डालने पे धमाका होता है। मैंने ट्राई किया था ना, पापा की बेल्ट के निशान अभी मेरे पीठ पे हैं, फेस रिवील करूंगा तो दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला के कहता है कि रेनबो रेंजर्स ने यहाँ पे काले लिबास वाले मुंडे के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और ये लोग यहाँ पे लड़ाई करने वाले हैं जो कि हम लोगों ने 10 साल में नहीं देखी होगी। येलो रेंजर आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि हमने कौन सा चैलेंज एक्सेप्ट किया भाई। ऑडियंस भी आगे से लड़ाई दंगा देखने के लिए उत्सुक थी, इसलिए वो इस सभी चीजों में हामी भरते हैं। इसके बाद रिपोर्टर आगे से कहता है कि चलो हम सभी यहाँ पे रेनबो रेंजर्स के लिए चीयर करते हैं, जिसके बाद सभी लोग आगे से रेनबो रेंजर्स कह के चिल्लाने लगते हैं। येलो रेंजर आगे से कहती है अगर मैं इस मौत के पैगाम से बच के निकल आई और जिंदा बच गई तो माँ कसम अपने नाम की रेनबो प्यारी राम गुलारी दी येलो रेंजर, मैं इसकी जबान काट दूंगी। अब ये बलि के बकरे बन चुके थे तो फिर इनके पास भागने का कोई मौका ही नहीं था, इसलिए लड़ाई करने के लिए राजी हो जाते हैं। रिपोर्टर अभी भी नहीं रुक रहा, ये आग में कच्ची दारू मिलाया जा रहा है। वहीं पे सभी लोग भी आगे से एक्साइटेड हो जाते हैं, ये कहते हुए कि सारा पूरा पैसा वसूल हो गया टिकट का। और धीरे धीरे करके ये न्यूज इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है कि यहाँ पे बड़े बड़े कैमराज आ जाते हैं, टीवी पे सभी लोग काम धंधा छोड़ के बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े रिपोर्टर्स इस चीज को टेलीकास्ट करने लगते हैं। वहीं पे जो बड़ी बड़ी पिक्चरों के डायरेक्टर थे, क्रिस्टोफर
क्रिस्टोफर नोलन यहाँ पे आके कहते हैं कि टेप लगाओ यार, साला ये सीन हमें पिक्चर में काम देंगे। अब इसके बाद हम लोग सिस्टर लैन को देखते हैं और ये भी घायल अवस्था में टीवी की तरफ ही टकटकी लगाए देख रही थी। अब इसके बाद हम लोग यूरोपन साइड पे स्टील बीटल को देखते हैं और ये भी इतनी समय यहाँ पे इस मैच को ही देख रहा था। इसके बाद हम लोग प्लास्टिक मैन एंड माचो मैन को देखते हैं जो कि आपस में बियर चेयर्स करते हुए कहते हैं अब मजा आएगा गुरु। ब्लू रेंजर आगे से कहता है कि अब हम नहीं बचने वाले, बीवी को फोन लगा लूं क्या। पे ऑडियंस अभी भी नहीं रुक रही, वो इन्हें चीयर करती ही जाती है कि भाई तुम लड़ो, हम तुम्हें बलि का बकरा बनते हुए दिखना चाहते हैं। और ये भी बेचारे आगे से कुछ कर नहीं पा रहे थे। चलो रेंजर आगे से कहती है कि अगर मैं पक्का जिंदा बच गई तो इस रिपोर्टर की जबान काट दूंगी। तो फिर रिपोर्टर आगे से दिखाता है अपनी सुपर पावर जो कि था टंग रीजनरेशन। भाई इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के साथ पैदा हुआ है कि कोई हार्डवेयर चुरा भी ले तो भी कोई दिक्कत ना आए प्रोफेशन में। अब लोगों के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए अपना प्लान व्लान बनाते हैं और रेड रेंजर आगे से कहता है कि चलो लड़ते हैं। इसके बाद ये सभी मैदान जंग में उतर जाते हैं, सॉरी मैदान खून में उतर जाते हैं क्योंकि ये जिंदा तो नहीं बचने वाले। ऑडियंस अपने बारे में ही बात कर रहे थे कि यहाँ पे रेनबो रेंजर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि यान कितना ज्यादा शक्तिशाली है, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीतेगा। अब इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं और वो शुरुआत प्रायोरिटी से करता है जो कि होती है हीलर, इसीलिए वो सबसे पहले येलो रेंजर के ऊपर ही हमला करता है। ब्लू रेंजर यहाँ पे येलो को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आता है और वो बताता है कि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी रोक सकती है। लेकिन यान की पावर के सामने ये अपना कच्छा तक नहीं बचा पाता, बेचारा नंगा हो जाता है सारे संसार के सामने। इसके बाद सीधा जाके येलो रेंजर से टकराता है और ये दोनों ही दीवार से जा टकराते हैं और एक झटके के अंदर ही नॉकआउट हो जाते हैं। इसके बाद ब्लैक रेंजर आगे बढ़ता है जो स्पीड का फायदा उठाते हुए यान के ऊपर अटैक करता है कि उससे पहले ही यान उसे गर्दन से दबोच लेता है। और तब जाके ब्लैक रेंजर को पता चलता है कि वो तेज है लेकिन यान उससे ज्यादा तेज है। दूसरे शब्दों में ब्लैक रेंजर जिस पॉन को देखा करता था यान उस पॉन में कैमरामैन हुआ करता था। आई थिंक इज डीप डार्क जोक। इसके बाद यान ब्लैक रेंजर को मुंह से पकड़ता है और उसे उठा के दूर फेंक देता है और वो सीधा जाके रिपोर्टर के पास जाके गिरता है। रिपोर्टर उसे कहता है ठीक हो भाई कि एम्बुलेंस बुला दूं। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले हसीना एक कातिल परी को देखते हैं जो कि अपनी पिंक रेंजर थी और वो आगे से अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए वहाँ पे कई सारी सुपर सबमरीन निकाल लेती है, यानी कि सबमरीन की जो मिसाइल्स होती है उन्हें, और उन्हें सीधा यान की तरफ दे मारती है। यान आगे से जानते हो क्या करता है, ये सिर्फ फूंक मारता है, फूंक। और जो सबमरीन फुल स्पीड से आ रही थी ये रिटर्न मारते हुए सीधा जाके पिंक रेंजर से टकराती है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है, जिसके बाद पिंक रेंजर एक आम की तरह नीचे जा गिरती है। ये कहते हुए कि बस अब मुझसे और नहीं सहा जाता, बस मुझे रिटायरमेंट दे दो, अब मुझसे नहीं सहा जाता। यान उनसे कहता है कि मैंने तुमसे ही सीखा है कि जब भी फाइट करो तो बिल्कुल होल्ड बैक ना करो, जो है उसे पील दो। अब इधर ये लोग जाके चंगू मंगू से पूछते हैं कि फाइट कैसे चल रही है, तो चंगू मंगू आगे से कहते हैं कौन सी फाइट भाई, खत्म हो गई है। इसके बाद दोनों जब फाइट की तरफ देखते हैं तो फिर इन्हें सिर्फ लाशें दिखाई देती हैं गॉड क्लास रेंजर्स की, जिनमें से 4 तो धाराशाही हो चुके हैं, सिर्फ एक ही बचा है। ऑडियंस भी आगे से कहते हैं ये माँ का लाल है कौन साला, कितनी स्ट्रेंथ छुपाए बैठा है, एक झटके में कितने सबको पेल दिया इसने। यान रेड रेंजर से कहता है भाई साहब आप कुछ नहीं करेंगे क्या। रेड रेंजर आगे से कहता है BKL सबको तो मार दिया, मुझसे पूछ रहा है कि मैं क्या करूं। रेड रेंजर यहाँ पे अपनी दिमाग की सारी बुद्धि दौड़ाता है और सब कुछ प्रोसेस करता है कि यान ने हर एक एक्सपेक्ट में उन लोगों को हरा दिया है, चाहे स्पीड हो, पावर हो, विजन हो, सब कुछ में। इसीलिए वो यान से कहता है महामहिम मुझे फ्री में चाटे खाने का शौक नहीं है, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता है तो फिर क्यों ही लड़ाई करेगा। सभी लोग आगे से कहते हैं कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ भाई कि गॉड क्लास के सेकंड लेवल कैरेक्टर यहाँ पे हार मान रहा है। सभी लोग कहते हैं इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारा यान ही यहाँ पे सबसे शक्तिशाली। यान भी पूछता है इसका मतलब ये है कि तुम हार मान रहे हो। इस पे रेड रेंजर आगे से कहता है हार, साला मैं यहाँ पे मर के एकदम सांस ले रहा हूँ तब भी हार ना मानू। यान उसे कहता है तो सीधे सीधे बोलो, नहीं 2 चट्टे मारूंगा, एक चुत्तड़ पे एक मुंह पे, और चुत्तड़ वाला ज्यादा दर्द करेगा क्योंकि जब भी बैठोगे तुम मैं ही याद आऊंगा। इस पे रेड रेंजर यहाँ पे यान से कहता है मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे सुपर पावर्स का यूज नहीं करते हो, कि इमॉर्टल कल्टीवेशन नाम की चीज उसका इस्तेमाल करते हो। तो फिर इमॉर्टल कल्टीवेशन क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ क्या तुमने कभी यहाँ पे एशियंट हीरो के बारे में सुना है। इससे पूरे स्टेडियम के अंदर शांति छा जाती है क्योंकि एशियंट हीरोज काफी बड़ी बात है। यान उसे कहता है मैंने सुना है कि तुम लोगों की एशियंट हीरोज मेरे वर्ल्ड के इमॉर्टल से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, आज देख ही लेता हूँ। अब इसके बाद रेड रेंजर आगे से अपना मॉर्फिन बाहर निकालता है, वही टूल जिससे ये लोग मेगाजॉर्ड वाजॉर्ड मंगाते हैं, और सभी लोगों से कहता है पड़े हुए क्या हो, जल्दी से यहाँ पे आओ। भाई जब रेड रेंजर ने आगे से मॉलिक्यूलर सिंक्रोनाइजेशन का इस्तेमाल किया था तब उसने सभी को हील भी कर दिया था। यान पूछता है क्या तुम हील भी कर सकते हो। रेड रेंजर आगे से कहता है ऑफ कोर्स ऐसा ही कुछ, और हमने वादा किया था कि जब तक कोई जरूरी नहीं होगा तब तक हम लोग इस पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि कसम तोड़ने का समय आ चुका है। इसके बाद सभी पावर रेंजर्स वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और यान इन्हें हैरानी से देख रहा था कि ये साले किस बारे में बात कर रहे हैं कि रेडी हो, यकीन है कि ये क्या सामान कर लेंगे भाई ये। रेड रेंजर यहाँ पे यान से कहता है कि हम तुम्हें दिखा देंगे कि हम लोगों की हाईएस्ट पावर क्या है हमारी दुनिया की। यान उनसे यही कहता है दादा जो दिखाना है वो दिखाओ, बस कोई नमूने में ट्रांसफॉर्म ना होना। अब इसके बाद ये लोग अपने मॉर्फिन्स को बाहर निकालते हैं और आगे से मेगाजॉर्ड को समन करते हैं। फिर ये अपने अपने कार्ड्स बाहर निकालते हैं और मॉर्फिन के अंदर घुसेड़ के आगे से
से अपने पावरफुल मेगाजॉर्ड को समन करते हैं और ये सभी एक सर्कल के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी की चीखें निकल जाती है कि ये क्या है भाई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जब मेगाजॉर्ड आता है तो ये काफी ज्यादा बड़ा था और एकदम फुल ट्रांसफॉर्म्ड मेगाजॉर्ड था। भाई की हाइट 500 मीटर से ऊपर की ही होगी और इसका नाम है एशियन सुपर मेगा नाइट्रिक 300। ऑडियंस सभी लोग हैरान थे, लेकिन रिपोर्टर आगे से कहता है कि उन लोगों ने यहाँ पे जो एशियन हीरोज की कहानियां सुनी थी वो बिल्कुल सच हैं। वहीं पे यान भी जब मेगाजॉर्ड को देखता है तो फिर उसे मजा आने लगता है। रिपोर्टर आगे से चीखते हुए कहता है कि साला जब हम बच्चे थे तब हमें ये सब कुछ कहानियों में बताया जाता था, जब तक बड़े हुए हमें लगा ये सब कुछ बस आर्टिफिशियल लाइफ है और कुछ भी नहीं। हमें तो ये लगने लगा कि बड़े हमें चूरन दे रहे हैं, लेकिन हमें यकीन हो चुका है कि ये सब कुछ सच्चाई थी और जो भी ऑडियंस यहाँ पे आई है वो अपनी टिकट को चूस ले रही है जो पैसा लगाया है उन लोगों ने। हम लोग यान को देखते हैं जो आगे से सबसे पहले अपने काले दिल लिबास का रोब उतारता है और उन लोगों से कहता है कि ये है तुम लोगों की इमोर्टल पावर, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे इमोर्टल लेवल की पावर क्या होती है। और वो उन लोगों से कहता है कि मैंने यहाँ पे बैठे बैठे कुछ ज्यादा ही की खींच ली है, थोड़ा बहुत उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। और वो अपने डिसाइपल से कहता है कि आंखें खोल के देखना, मैं इसका टेस्ट लूंगा बाद में। इसके बाद यान आगे से वहाँ पे एक फॉर्मेशन का यूज करता है और उसने पहले यहाँ पे तैयारी कर ली थी। इसने आसमान या फिर जमीन में कहीं तो झंडे गाड़ दिए थे और जब ये पूरी तरीके से जुड़ते हैं तो फिर वहाँ पे एक फॉर्मेशन बन जाती है। वही हम लोग स्टेडियम के बाहर देखते हैं तो फिर वहाँ पे जमीन का एक बहुत बड़ा भूकंप आने लगा था और जमीन को चीरते हुए एक सॉर्ड किंग इमोर्टल बाहर निकलता है जो कि जायंट स्प्लिट समनिंग फॉर्मेशन से आया था। वहीं पे जियाओ और लानमिन जैसे ही इस चीज को देखते हैं तो इनकी चीखें निकल जाती है, इनकी पैंट गीली हो जाती है। वहीं पे ऑडियंस के साथ साथ जो रिपोर्टर था उसका भी मुंह बड़ा हो जाता है और आंखें चश्मा चीर के बाहर निकलती है कि फक ये है क्या। वहीं पे जो बच्चा टीवी से ये सब कुछ देख रहा था वो आगे से कहता है मम्मी मम्मी मुझे इस बोला पे नहीं रहना, साला पता चले जिस घर में रह रहे उसी को जमीन चीरते हुए कोई अलग सी चीज बाहर निकले। हम लोग लैंडमिन को देखते हैं, ये भी हैरान हो जाती है और साथ ही में स्टील बीटल को भी। वो आगे से कहता है कि ये भी एशियन हीरो को समन कर सकता है क्या। वहीं पे लोग प्लास्टिक मैन और माचो मैन को देखते हैं जो अपने मन के अंदर सोचते हैं भगवान तेरा लाख लाख शुक्र कि उस दिन ये हमें सीरियस नहीं ले रहा था, नहीं तो आज हमारी चड्ढी में ना बचती। अब इसके बाद हम लोग सॉर्ड किंग इमोर्टल को देखते हैं और इसकी भी हाइट बिल्कुल मेगाजॉर्ड जितनी ही थी। रिपोर्टर आगे से कहता है भाइयों और बहनों और उनकी भाभियों, मुझे नहीं पता है कि स्टेडियम के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि माँ कसम पैसा वसूल हो रहा है आज का। ऑडियंस आगे से कहती है कि हमें यहाँ से खिसक लेना चाहिए, नहीं तो किसी भी पल कुछ ले जा सकते हैं। सालू आगे से कहती है कि ये है पावर इमोर्टल कल्टीवेशन वर्ल्ड की। मंगू आगे से कहता है कि अपना टीचर सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्या। साइड से मंग कहती है कि मैं तो पहले ही चिल्ला रही थी, तुमने यकीन ही नहीं किया। फिर सॉर्ड किंग इमोर्टल यहन से कहता है शुक्रिया मालिक मुझे बुलाने के लिए, आपके क्या ऑर्डर्स हैं, मैं तो सालों से ही आपका इंतजार कर रहा था कि आप मुझे कब बुलाएंगे। यान उसे कहता है नहीं नहीं तेल लगाने की जरूरत नहीं है, सामने तुम्हारे जो बंदा दिखाई दे रहा है जाओ और जाके थोड़ा अपनी सॉर्ड के ऊपर धार लगा लो उसका इस्तेमाल करते हुए। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज बता दूं कि अपना जो मेगाजॉर्ड है उसे यहाँ पे रेंजर्स कंट्रोल नहीं करते हैं, उसका अपना अलग लैब है, उसकी अपनी अलग कैरेक्टर है, वो अपना अलग एक हीरो है। बस ये एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि एनर्जी और पावर बढ़ जाए। अभी के लिए हम लोगों को इस मेगाजॉर्ड का नाम नहीं पता है, इसीलिए अभी के लिए हम इसे मेगाजॉर्ड ही कहते हैं। मेगाजॉर्ड रेड रेंजर से कहता है बैम्बू रेड साला तुम मुझे भूल ही गए थे कि मैं भी यहाँ पे हूँ, अलग ही मटर मस्ती कर रहे थे, आप जाके मुझे बुलाया है। रेड रेंजर आगे से कहता है तुम चुप रहो यार, साला यहाँ पे स्थिति इतनी गंभीर है, सामने तुम्हारे दिखाई दे रहा है वो दरिंदा, इसने हमारी पतलून गिली कर दी, सबसे टफेस्ट अपोनेंट है जिसका हम लोगों ने अभी तक सामना किया है। इस पे मेगाजॉर्ड उससे कहता है अरे वाह काफी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट लगता है ये। वहीं पे सॉर्ड किंग इमोर्टल यहाँ पे मेगाजॉर्ड से कहता है कि चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक सिंगल स्लैश में काट दूंगा और तुम्हें दर्द भी नहीं होगा, वादा करता हूँ। मेगाजॉर्ड आगे से कहता है और सेकंड स्लैश में मैं तुम्हें 2 हिस्से में काट दूंगा। हम लोग एंकर को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें इन दोनों को रोकना ही पड़ेगा। तो रिपोर्टर उसके ऊपर उल्टे हाथ का तमाचा मारता है ये कहते हुए कि ये दुनिया खत्म हो जाए लेकिन ये बैटल नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद उसके अंदर जोश आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये फाइट चलती रहेगी। इसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि सभी हीरोज सभी इंडस्ट्री सुन लो ये फाइट होती ही रहेगी। एक प्रोफेशनल रिपोर्टर होने के नाते मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगा लेकिन ये फाइट तुम तक पहुंचा के ही रहूंगा कि इसका नतीजा क्या निकला। लेकिन आगे देखने के लिए ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ से भाग लेना चाहिए ताकि तुम्हारी जिंदगी खतरे में ना रहे। लेकिन जब वो बेचारा स्टेडियम की तरफ झांक के देखता है तो फिर स्टेडियम पूरा खाली था। तो फिर ये लोग भागते हुए कहते हैं कि तुम किसे वार्निंग दे रहे हो भाई, हम तो कब का भाग लिए थे, तुम अपनी जान बचा के भागो वहां से। अगला सीन कुछ मिनटों के बाद का होता है। हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने सिटी को पूरा ही खाली कर दिया था, कोई जगह नहीं बची थी कि एक इंसान हो सिटी के अंदर सिर्फ इस लड़ाई के लिए। मेरे सभी भागते हुए एक चट्टान के पास आ गए थे और दूर से पूरी फाइटिंग का मजा ले रहे थे। रिपोर्टर आगे से कहता है कि साला इस फाइट का मजा लेने के लिए पूरी दुनिया टीवी के सामने चिपकी हुई है, पता नहीं कितने बिलियन व्यूवरशिप जा चुकी है। इसके बाद हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जो कि अपनी शॉट लेते हुए कहता है कि हमारी दुनिया के अंदर एक कहावत है, अगर तुम 1 सेकंड में
अपने हाथ को लंबा कर दो तो फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे लड़ाई हुई थी। सॉर्ड किंग इमॉर्टल आगे से कहता है कि मैं इसे हामी भरता हूँ। इसके बाद मेगाजॉर्ड आगे से ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है और तेजी के साथ आगे बढ़ता है। वहीं पे सॉर्ड इमॉर्टल किंग आगे से की ओवरलोड का इस्तेमाल करता है और वो भी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। वहीं पे सभी लोगों की नजरें उसी तरफ, सभी लोग आगे से कहते हैं फक, हमारे तो लगे। सॉर्ड इमॉर्टल किंग आगे से परफेक्ट स्प्लिट स्लैश का इस्तेमाल करता है। वहीं पे मेगाजॉर्ड आगे से विल सर्विंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और ये स्ट्राइक इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि रिपोर्टर का टकला काटते हुए माउंट एवरेस्ट के 2 टुकड़े कर देती है। साला मेरा घर है वहां पे, अब मैं रहूंगा कहाँ पे। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो कटा था वो दोबारा जुड़ भी जाता है। चलो मेरा घर सही सलामत है। और फिर चारों आगे से एक साथ कहते हैं कि हम टीचर से कभी भी बहस नहीं करेंगे। वहीं दोनों खिलाड़ी हैरान हुए थे कि उनके अटैक का असर उनके अपोनेंट के ऊपर जरा सा भी नहीं हुआ। इसके बाद वो दोनों ही आगे से कहते हैं कि तो फिर हम जितना चाहे उतना काटते रहेंगे। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर अंधाधुन भाई शॉट बरसाने लगते हैं, खटाखट खटाखट। रिपोर्टर आगे से अपना काम करते हुए कहता है भाइयों और बहनों और उनकी भाभीओ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बैटल हो रहा है इससे हमारे दिल की धड़कन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, बस हार्ट अटैक आने ही वाला है। लेकिन क्या करें, मरने से पहले ये फाइट देख के भी मरना है। दिमाग भी साला मान रहा है कि ये देख के ही मरेंगे हम। वैसे इन लोगों की जो स्लाइसेस आ रहे हैं इन्होंने मुझे टकला कर दिया और हमारा माउंट एवरेस्ट जो 20 फीट का हुआ करता था 2-3 घंटों में ये 2 फीट का ही बचेगा। वहीं पे हम इन दोनों को देखते हैं और ये लड़े जा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जीतने वाला था। लेकिन इनकी लड़ाई के चक्कर में जो सिटी थी वो डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। ऑडियंस आगे से कहती है वो मेरा घर है। दूसरा लड़का आगे से कहता है साला मैंने घर की EMI भी नहीं भरी थी, किस्तें नहीं भरी है मैंने अभी तक, लेकिन मेरा घर पहले ही टूट गया। इन दोनों की फाइट की वजह से जो धरती थी, जो सिटी थी वो उबड़ खाबड़ हो गई थी। एक साइड से जा रही थी नीचे, एक साइड से आ रही थी ऊपर। इसके बाद मेगाजॉर्ड एक लंबी छलांग मारता है और साइड से सॉर्ड इमॉर्टल किंग भी, और वो दोनों ही अपने स्लैशेस आपस में टकराते हैं जिससे उन दोनों की ही सॉर्ड दूर जाके गिरती है। मेगाजॉर्ड सारे रेंजर से कहता है कि जो बची कुछ एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर कर दो। जैसे उसे एनर्जी मिलती है तो वो उड़ते हुए आकाश में चला जाता है। लेकिन सॉर्ड किंग इमॉर्टल को उड़ने के लिए की एनर्जी चाहिए होती है। यान उसे कहता है कि सॉर्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ उड़ने के लिए, जाओ और जाके उन्हें कुचल दो। यान की मदद से यहाँ पे सॉर्ड किंग इमॉर्टल भी उड़ने लगता है और वो उड़ते हुए स्पेस में चला जाता है। चलो रेंजर आगे से कहती है साला ये भी उड़ सकता है और वो भी हमसे तेज, भागो यहाँ से जल्दी। और फिर सॉर्ड किंग इमॉर्टल मेगाजॉर्ड से कहता है भाग कहाँ रहे हो दोस्त, थोड़ा तो फाइट करके जाओ मेरे साथ। इसके बाद हम लोग जरा नीचे आ जाते हैं जहाँ पे कुछ लोग थे जो अभी भी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट से ये सब कुछ फाइट देख रहे थे और इन्हें मरना मंजूर है लेकिन ये फाइट छोड़ना नहीं। ये आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरा कट्टा बारूद कहाँ, असला बारूद कहाँ है, मेरा वीडियो कैसे चली गई यहाँ से। इधर हम लोग दूसरी वाली साइड पे रिपोर्टर को देखते हैं जो कि आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मेकाई कहाँ गई साली, कहाँ गई कहाँ गई। इसके बाद जब रिपोर्टर को मेकाई मिलती है तो वो उसे कहता है कि तुम मरे नहीं हो ना, बेहतर है अपना पिछवाड़ा उठाओ और भागते हुए आसमान में चले जाओ और वहां से सब कुछ ब्रॉडकास्ट करो, नहीं तो ये पंख इन्हें तोड़ के पिछवाड़े में लगा दूंगा, उछलते फिरोगे फिर। मेकाई आगे से कहता है करता हूँ यार, मेरे पंखों को छोड़ो और पिछवाड़े में न लगाना, उन्हें दिक्कत होती है उड़ने में। और वही लोगों से कहता है कि साला तुम लोग मारने के लिए तैयार हो सिर्फ एक बैटल को देखने के लिए। फिर इसके बाद मेकाई की मेहरबानी की वजह से यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग दोबारा शुरू हो जाती है और सभी लोगों को खतरनाक मौत देखने का मौका मिलता है। चंगू मंगू आगे से कहता है ये भड़वे आसमान में उड़ रहे हैं और हम यहाँ पे धरती चाटते हैं सिर्फ। मंगू आगे से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहाँ पे कल्टीवेट करना चाहता हूँ, वो भी इमॉर्टलिटी तक। मम्मी मेरा सामान पैक कर दो, मैं स्कूल से बाहर नहीं आने वाला जब तक इमॉर्टल ना बन जाऊं। हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जो कि फुल स्पीड से भाग रहा था। पिंक रेंजर आगे से कहती है भागो यार भागो, साला ये यान हमारे पीछे आ रहा है, ये साला इंसान भी है कि दानव है। मेगाजॉर्ड आगे से कहता है कि अब भागने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो आगे से एनर्जी ब्लेड का इस्तेमाल करता है तो फिर सामने से सॉर्ड किंग इमॉर्टल आगे से की आर्मर का यूज करता है और उस एनर्जी ब्लेड को काफी इजीली ही ब्लॉक कर लेता है, लेकिन फोर्स की वजह से वो धड़ाधड़ अर्थ की तरफ खींचा चला आता है। ऑडियंस आगे से कहती है एक लगता है हार गया और वो नीचे गिर रहा है। हम लोग देखते हैं कि यान भी उससे पूछता है हार गए क्या तुम, तो सॉर्ड किंग इमॉर्टल आगे से कहता है बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वो धरती के ऊपर लैंड होता है तो धरती के 2 टुकड़े होते हैं और यूं 2 हिस्सों में उठ जाती है वो। हम लोग सिटी के गवर्नर को देखते हैं और वो आगे से कहता है माई रे, जिस सिटी को मैंने खूबसूरत बनाने के लिए पिछवाड़ा तक घिस दिया उसके 2 टुकड़े हो रहे हैं जैसे कि जिक्सॉ पजल हो। और गवर्नर साहब ये झटका झेल नहीं पाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। बॉडीगार्ड आगे से कहते हैं नहीं गवर्नर आप नहीं मर सकते, हमें आपकी जरूरत है। इसके बाद वो दोनों CPR देने की कोशिश करते हैं और ये कहते हुए कि हम आपकी बीवी से अच्छा देंगे CPR। इसके बाद हम लोग दोबारा सॉर्ड किंग इमॉर्टल को देखते हैं और वो आगे से जो धरती उसने तोड़ी थी उसे उठाता और स्पेस के बाहर फेंक के मारता है मेगाजॉर्ड की तरफ। पिंक रेंजर आगे से कहती है माँ कसम अगर जिंदा बच गई तो इसके ऊपर आर्टिकल लिखूंगी कि जिस सिटी को तोड़ा गया वही हमारे मुंह पे आ लगी। मेगाजॉर्ड आगे से दोबारा एनर्जी ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ये कुछ खास नहीं है और वो सिटी को 2 हिस्सों में काट देता है। तरबूज है क्या भी, खैर ये हमला सिर्फ एक जालसाजी को धोखा था, क्योंकि जैसे ही मेगाजॉर्ड का ध्यान भटकता है तो सॉर्ड किंग इमॉर्टल उसके पास आता है और मुंह के ऊपर पुच्ची दे मारता है घूंसे वाली, जिससे मेगाजॉर्ड के मुंह के ऊपर क्रैक आ जाते हैं। और मेगाजॉर्ड उड़ते हुए पीछे जा ही रहा था कि उससे पहले ही सॉर्ड किंग इमॉर्टल उससे पीछे जाता है और वहीं से उसकी टांग पकड़ के घुमा घुमा के उसे अर्थ की तरफ दे
पटकता है और मेगाजॉर्ड सीधा जाके सी के अंदर गिरता है कुछ मिलिट्री शिप्स के पास में। और सॉर्ड किंग इमॉर्टल आगे से कहता है कि अब खेलने कूदने का समय खत्म हुआ। हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जो पानी के अंदर था और वो हीलर यानी कि येलो रेंजर से कहता है कि जो भी डैमेज हुआ है उसे हील करो। तो फिर येलो रेंजर आगे से अपना काम बखूबी करती है और वो आगे से मेगाजॉर्ड को हील करने लगती है। इससे वहां पे बहुत ही ज्यादा बिजली कड़कने लगती है और समुद्र के अंदर बरसात और सुनामी सब कुछ आने लगती है। ऑडियंस आगे से कहती है कि ये कैसी सुनामी है भाई, ये तो सिर्फ हीलिंग इफेक्ट है ना। कुछ लोग आगे से कहते हैं क्योंकि ये के एशियंट हीरो है तो फिर इनके पास किसी तरीके की स्पेशल एबिलिटी होनी चाहिए या फिर ऐसा ही कुछ। तो फिर हम लोग प्रोफेशनल दी रिपोर्टर को देखते हैं और ये आगे से किताब निकाल लेता है जिसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं, गुप्त ज्ञान से लेके सुप्त ज्ञान तक। और वो लोगों से कहता है चुप रहो, मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके बाद वो पन्ने इतनी स्पीड से पलटता है, इतनी स्पीड से बैक बेंच और पेपर के टाइम पे किताबें पलटते हैं। इसके बाद जाके उसे यहाँ पे एशियंट हीरो यानी कि मेगाजॉर्ड की एबिलिटी मिल जाती है और वो बताता है इसमें लिखा हुआ है कि रेनबो रेंजर्स यहाँ पे एक मेगाजॉर्ड को समन कर सकते हैं जो कि उन लोगों के कंबाइंड मेगा पावर का एक हिस्सा है। और इस मेगाजॉर्ड की एबिलिटी होती है एटॉमिक बॉम्ब्स को कंट्रोल करना। इसके अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि समुद्र के अंदर जो सबमरीन होती हैं वो उससे बाहर निकलती हैं और चाइना के पास अगर इतनी सच में सबमरीन है तो माँ कसम यूएसए से ज्यादा पावरफुल ये लोग हैं। वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स थे जो कि पानी के अंदर तैर रहे थे और वो आगे से कहते हैं वाओ, हमने चिड़िया उड़ते हुए देखी थी, सबमरीन पहली बार देख रहे हैं। पिंक रेंजर आगे से कहती है कि ये काफी होगा, इतने सभी काहे बुलाए ले रहे हो। मेगाजॉर्ड आगे की कहता है बिल्कुल भी नहीं, इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है मैं उन सभी का यूज यहाँ पे करने वाला हूँ। इसके बाद हमें इनकी सुपर पावर का नाम बताया जाता है जो कि होता है न्यूक्लियर फिशन मैनिपुलेशन। साइड से ऑडियंस कहती है गॉड हेल्प अस टू सर्वाइव दिस, क्योंकि इस धमाके के बाद हम क्या, हमारा वजूद भी नहीं बचेगा। खैर मेगाजॉर्ड आगे से इन सभी परमाणु बम का इस्तेमाल करते हुए कहता है लो इसे चखो, ये मेरी तरफ से तुम्हें काजू कतली है। इसके बाद सभी मिसाइलें उड़ते हुए सीधा सॉर्ड किंग इमॉर्टल की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। तो फिर हम लोग सॉर्ड किंग इमॉर्टल को देखते हैं जो कि आगे से कहता है अरे वाह, तुम तो आतिशबाजी कर रहे हो, तो फिर मेरे लिए भी तुम्हारे पास यहाँ पे छीना और काला जाम है। और सॉर्ड किंग इमॉर्टल आगे से इस्तेमाल करता है, जानते हो क्या, 16 की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। ये कितनी तबाही मचा सकती है तो ये कितने मचाएंगे। और तुम्हें एक फनी बात बताता हूँ, ये जो स्टूडेंट है आगे से इस टेक्निक को इसके नाम से नहीं बुलाते हैं, ये बुलाते हैं इसे आतिशबाजी। इसके बाद सॉर्ड किंग इमॉर्टल को भी यहाँ पे हरी झंडी मिल जाती है जिसके बाद वो उन सभी आतिशबाजी को अर्थ की तरफ फेंकता है और जब वो दोनों मिसाइलें आपस में टकराती हैं तो फिर वहाँ पे होता है धमाका, वो भी बहुत बड़ा धमाका। रिपोर्टर आगे से कहता है भाई और बहनों और उनकी भाभीओं, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि आउटर स्पेस में इतनी समय आतिशबाजी हो रही है जैसे कि किसी ने पूरे आसमान के ऊपर लाइटें लगा दी हो नए साल की शुरुआत के लिए। सभी लोग आगे से कहते हैं अगर ये लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो फिर हम लोग पक्का मरेंगे। इसके बाद वो सभी रिपोर्टर के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि साले तेरी वजह से ही हम लोग मरने वाले हैं यहाँ पे। रिपोर्टर आगे से कहता है ये सब छोड़ो, आगे बढ़ो, हम लोग यहाँ पे मरे थोड़े ना है और मेरी वजह से ही तुम लोगों को यहाँ पे इतनी खतरनाक आतिशबाजी देखने का मौका मिला है। इसके बाद वो अपने टॉपिक पे आता है, टॉपिक हमारा क्या था, ना ये ना मेगाजॉर्ड। रिपोर्टर आगे से बताता है इस बुक के मुताबिक इस बड़े से मेगा का नाम है नंबर 1। इस बुक में इसके बारे में और कोई जानकारी भी नहीं लिखी हुई है और क्योंकि सुपर रेंजर्स इसका इस्तेमाल हलवे की तरह तो करते नहीं कि आए दिन निकालेंगे, तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस इस बुक के अंदर इतना लिखा हुआ है कि सभी एशियंट हीरो में से नंबर 1 यानी कि मेगाजॉर्ड इसीलिए जिंदा है क्योंकि वो सिर्फ एक मशीन है। बुक के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि रेनबो रेंजर्स है ये सभी पावर का भंडार है साले, ये सभी अपने आप में ही काफी ज्यादा विशाल और पावरफुल है, ये सभी मिलके ही यहाँ पे मेगाजॉर्ड बनते हैं। जैसे कि अपना नंबर 1 है वो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है यानी कि सभी को जोड़ता है। ब्लू वाला यहाँ पे एक शील्ड की तरह काम करता है, ब्लैक वाला लाइटनिंग स्टफ यानी तेजी के लिए और पिंक वाला यहाँ पे हमले धमले के लिए और साथ ही में हीलिंग के लिए अपना येलो रेंजर है। और ये सब मिलकर यहाँ पे बनते हैं मेगाजॉर्ड, यानी कि अपना मेगाजॉर्ड उन सभी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है जो रेंजर्स के पास में है। अब इधर हम लोग देखते हैं कि मेगाजॉर्ड अभी भी लगा हुआ था आतिशबाजी के चक्कर में। इसके बाद वो धीरे से ब्लैक रेंजर से कहता है कि समझ में आया। ब्लैक रेंजर आगे से कहता है समझ गया, जिसके बाद पलक झपकते ही मेगाजॉर्ड यहाँ पे सुपर लाइटनिंग स्टेप का इस्तेमाल करते ही सॉर्ड किंग इमॉर्टल के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर एक जोरदार किक मारता है। सॉर्ड किंग इमॉर्टल खुद को संभाल पाता कि उससे पहले ही मेगाजॉर्ड वहां से गायब हो जाता है और दोबारा सॉर्ड किंग इमॉर्टल के ऊपर हमला करने लगता है। 10 मिनट 20 मिनट घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं और ये लोग आगे से देखते हुए कह रहे थे कि ये फाइट कब तक चलेगी भाई, हमें घर संसार भी चलाना है अपना। लेकिन ये नहीं रुक रहे, ये लगे हुए हैं, लड़ी जा रहे हैं, सुबह शाम रात दिन महीने बीती जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये गवर्नर आगे से कहता है कि पप्पी की वजह से मैं दोबारा जिंदा हो गया, लेकिन ये भड़वे ऐसे लड़ते ही रहेंगे क्या इनके अंदर स्टेमिना कभी खत्म नहीं होता। साइड से एक बंदा रिपोर्टर से कहता है खड़े क्या हो यार, किताब जल्दी आगे बढ़ो और कुछ बताओ मैं इसके बारे में। इधर ये दोनों अभी भी नहीं रुक रहे, लड़े जा रहे हैं, जिसके बाद दोनों तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर मेगाजॉर्ड ब्लू से कहता है कि अपना जलवा दिखाओ, तो वो आगे से हेडिंग स्किल का यूज करता है यानी कि काउंटर या फिर पावर शील्ड। इमॉर्टल किंग भी आगे से कहता है इस टेक्निक के बारे में मुझे भी पता है, मेरे पास भी है। इसके बाद ये दोनों जब आपस में पंच टकराते हैं तो इनकी फोर्स की वजह से धरती पे भूकंप आ जाता है। रिपोर्टर आगे से कहता है ये जान ही ले लेंगे मेरी। रिपोर्टर आगे से हमें कुछ पढ़ के बताता है उसे कुछ नई
कमाल की चीज पता चली है कि रेड रेंजर की जो एबिलिटी है ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन, वो यहाँ पे #001 यानी कि मेगाजॉर्ड के लिए जनरेटर की तरह काम करती है। इसलिए यहाँ पे रेड रेंजर को दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो माना जाता है, क्योंकि उसकी एबिलिटी बाकियों से कहीं ज्यादा अलग है। बाकियों के पास यहाँ पे होती है फिजिकल स्ट्रेंथ, लेजर बीम वगैरह वगैरह, लेकिन रेड रेंजर के पास यहाँ पे है ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन। इसका मतलब यही है कि जब तक रेड रेंजर जिंदा है वो जनरेटर की तरह काम करता रहेगा और मेगाजॉर्ड को कभी भी स्टेमिना की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि जब तक ये जिंदा है तब तक मेगाजॉर्ड लड़ता रहेगा। इनफिनाइट स्टेमिना है। साइड से यन कहता है तो हमारे पास क्या है भाई? यान कहता है कि जितनी की मेरी बॉडी के अंदर भरी पड़ी है ना, तुम साला 10 जिंदगियां जी लोगे तब भी वो खत्म नहीं होगी, और मेरे पास बिल्कुल भी जल्दबाजी वाला काम नहीं है, मैं शिद्दत से लड़ाई करता हूँ। इसलिए जब तक तुम थक नहीं जाते तब तक मैं खड़ा रहूंगा, लड़ो, जितना लड़ना है लड़ो। रेड रेंजर यहाँ पे मेगाजॉर्ड से कहता है कि मैं यहाँ पे फ्यूजन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। सभी लोग उसे कहते हैं मालफुका है, ये दारू पी है, सीरियस भी हो साला ये डुअल है, इसके लिए हमें यहाँ पे अपनी जिंदगी दाव पे लगाने की जरूरत नहीं है। रेड रेंजर आगे से कहता है कि ये डुअल है, इसीलिए हम यहाँ पे जिंदगी दाव पे लगा रहे हैं, इसीलिए मर्द औरतों से कम जीते हैं। अब इसके बाद रेड रेंजर जैसे यहाँ पे फ्यूजन का इस्तेमाल करता है तो कहीं से दरवाजा खुलता है और एकदम विशालकाय पावर निकलती है जो बहुत ही ज्यादा थी। शॉर्ट किंग इमॉर्टल के साथ साथ यान भी हैरान होता है और वो आगे से कहता है वाओ। हम लोग ऑडियंस को देखते हैं जो आगे से कहते हैं कि अभी ये कौन सा बवाल है भाई। वहीं पे एक बंदा चिल्ला चिल्ला के रिपोर्टर से कह रहा है जल्दी किताब पढ़ो और हमें बता कि ये क्या चीज है, नहीं तेरी बत्ती सी तोड़ देंगे हम, तेरी वजह से लड़ाई हुई, अब तू ही सब कुछ एक्सप्लेन कर। रिपोर्टर आगे से कहता है बुक में अब कुछ भी नहीं है, पन्ने मेरे पढ़ लिए सब, इतना तो मैं हाई स्कूल में नहीं पढ़ा था जितना तुम्हारे लिए पढ़ दिया। हम लोग देखते हैं कि जो मेगाजॉर्ड था वो उड़ते हुए सन के पास चला जाता है और यहाँ पे सन की पावर को यूज करने लगता है कि फ्यूजन के तौर पर, यानी कि एनर्जी के तौर पे। और साथ ही में मेगाजॉर्ड यहाँ पे शॉर्ट किंग इमॉर्टल से कहता है कि चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं। रिपोर्टर हमें ये सभी चीजें समझाता है। वो आगे से कहता है कि रेड रेंजर और यहाँ पे मेगाजॉर्ड ने मिलकर एक ऐसी पावर को जनरेट किया है जो इतनी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि वो सन की पावर को भी कंट्रोल कर सकती है। एक बंदा रिपोर्टर का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है हम लोग यहाँ पे मरने वाले और तुझे अभी भी चीजें एक्सप्लेन करने की पड़ी है साले तू। इसके बाद सिंसिप्टो के स्पेस पे आ जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेगाजॉर्ड आगे से सन की पावर यूज कर रहा था, अपनी पावर यूज कर रहा था, बाम्बू रेड की भी पावर यूज कर रहा था और आगे से निकाल लेता है प्लाज्मा मेगा फायर अप कैनन। और शॉर्ट किंग इमॉर्टल से कहता है अगर तुम में दम है तो फिर इसका सामना करके दिखाओ। शॉर्ट किंग इमॉर्टल आगे से कहता है जरूर जरूर, ऐसे कैसे मना कर सकता हूँ, ऐसी चीजें देखने को थोड़ी ना मिलती है डेली, हम भी लोग इमॉर्टल्स हैं, हमारे पास भी अपने कुछ तरीके हैं। यानो से कहता है तुम्हें की चाहिए, चलो मैं देता हूँ, बस इतना याद रखना कि किसी की जान न लेना। शॉर्ट किंग इमॉर्टल आगे से कहता है जो हुजूर। इसके बाद शॉर्ट किंग इमॉर्टल आगे से उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसको हम लोग आतिशबाजी के नाम से जानते हैं, बस कुछ ज्यादा ही बड़े स्केल पे, क्योंकि शॉर्ट किंग इमॉर्टल की जो की कैपेसिटी थी वो कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, इसीलिए इसका गोला भी कुछ ज्यादा बड़ा बना था और वहाँ पे कई सारे लाइफ सोर्स ड्रैगन भागते हुए चले आते हैं। ये कहते हैं ये तो हमारा घर है रे, सुहाग रात मिलेगी मौका। जरा लोग नीचे देखते हैं, ये सभी चिल्लाते हुए कहते हैं यही है दुनिया का अंत, 2026 यहीं से शुरू होगा। रिपोर्टर आगे से कहता है भाई और बहनों और उनकी भाभियों एक साथ दुबक के कोने में छुप जाइए क्योंकि अब पता नहीं क्या होगा आगे। इसके बाद लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जो कि आगे से अपनी बीम को रिलीज करता है और इस बीम का नाम था न्यूक्लियर फ्यूजन हीट ब्लास्टर। साइड से हम लोग शॉर्ट किंग इमॉर्टल को देखते हैं जो कि आगे से इस्तेमाल करता है ऑर्डिनरी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजर टियानजियन इमॉर्टल, और ये भी आगे से उतनी ही जोर से हमला करता है जितनी जोर से शॉर्ट किंग इमॉर्टल ने किया था। जिसके बाद जो धमाका होता है ये बिग बैंग से भी बड़ा था। ये धमाका इतना ज्यादा शक्तिशाली और इतना भयंकर था कि बेचारे ये अपना कलर छोड़ देते हैं, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हमें दिखाया जाता है सब कुछ। मेगाजॉर्ड की धज्जियां उड़ जाती हैं, उसके चिथड़े उड़ जाते हैं और साथ ही में खरपच्चे भी, और साथ ही में जो अंदर थे उनके भी। इधर हम लोग शॉर्ट किंग इमॉर्टल को देखते हैं और भाई को ज्यादा कुछ नहीं होता, भाई बस कूलर के सामने खड़ा है। लेकिन हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं तो इनकी चीख निकल जाती है ये कहते हुए होली शिट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिस तरफ धमाका हुआ था उस तरफ कुछ ज्यादा ही रोशनी हो गई थी। आगे से चिल्लाते हुए कहती है कौन सी एलियन जाति ने हाइलोजन खोला छोड़ दिया बे, साला सो रही हूँ मैं, बंद करो अपना काम। और जब कुछ घंटों के बाद जब सब कुछ शांत होता है तो यान आगे से कहता है शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, साले तुमने आधी दुनिया की चिथड़े उड़ा दिए हैं। इसके अगले सीन में हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जो कि आसमान से नीचे गिर रहा था खरपच्चे उड़वाते हुए। इसके बाद हम लोग इमॉर्टल सॉर्ड स्पिरिट को भी देखते हैं और ये भी आगे से अपने आगे टांगे हिलवा चुका था और ये मरने ही वाला था बस। यानो से कहता है कोई बात नहीं है, आखिर में तुम ही जीते हो, जाओ और जाके थोड़ा सा आराम कर लो। इसके बाद मेगाजॉर्ड सीधा जाके जमीन पे गिरता है और इधर हम इन तीनों को देखते हैं और इनकी आंखें बाहर आ जाती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कौन जीता। इसके बाद हम लोग ऑडियंस को देखते हैं और इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जानते हो क्या किया था, गड्ढे के अंदर घुस गए थे जमीन खोद के। इसके बाद ये सभी बाहर निकलते हैं ये कहते हुए
कि अच्छा हुआ हम लोगों ने जमीन के अंदर रेफ्यूजी ले लिया, नहीं अब तक तो हम मारे जा चुके होते। खैर इसके बाद रिपोर्टर आगे बढ़ता है और अपना काम ढंग से करते हुए बताता है कि उन दोनों की पावर बीम्स आपस में टकराई और इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज किया कि उन दोनों की ही पावर कैंसिल हो गई। और भगवान का शुक्र है कि इतना ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट पड़ने के बावजूद हम लोग यहाँ पे जिंदा हैं। साइड से मेकाई चिल्लाते हुए कहती है, भड़वो मेरी वजह से जिंदा हूँ, मैंने बचाया है तुम्हें, नहीं अब तक चूरा बन चुके होते। अब सभी लोग आगे से यही पूछ रहे थे कि आखिर में जीता कौन, वो लोग अभी तक नीचे नहीं आए क्या। इधर रिपोर्टर मेकाई से कहता है कि चलो हम लोग तुम्हारे मास्टर को देखते हैं कि वो कैसा कर रहे हैं। पीछे से लोग भी कहते हैं कि हाँ ले जाओ इसे, ये उड़ सकता है। इसके बाद हम लोग रिपोर्टर को देखते हैं जो कि मेकाई को पकड़ता है और वो उसे उड़ाते हुए ले जा रहा था और मेकाई को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। रिपोर्टर उसे कहता है जल्दी चलो यार, तुम्हारे मास्टर जिंदा है या नहीं ये चेक करना है। अब इसके बाद रिपोर्टर जब उस जगह पे पहुंचता है तो फिर उसे पता चलता है कि एम्बुलेंस वहाँ पे पहले ही आ चुकी है। रिपोर्टर इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए, तो ये लोग आगे से बताते हैं कि हमारा काम ही यही है, जिंदगी बचाने के लिए समय बहुत ही ज्यादा कीमती है। इसके बाद रिपोर्टर ये पूछता है कि इन लोगों की हाल चाल क्या है, ये तो मरने जैसी हालत पे आ चुके हैं। इसके बाद डॉक्टर आगे से कई सारे बीमारियों को नाम बताता है जो कि मुझे क्या रिपोर्टर को भी समझ में नहीं आती। और आखिर में डॉक्टर सबसे मेन बात कहता है कि ये बस छोटा सा ट्रॉमा है, इन्हें बस कुछ सालों तक आईसीयू में रहना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और रिपोर्टर और मेकाई इन्हें देखते हैं कि ये सिर्फ छोटा सा ट्रॉमा है और इन्हें कुछ सालों तक आईसीयू में रहना पड़ेगा। कुछ ही देर में वहाँ पे यान भी आ जाता है और पीछे से चारों स्टूडेंट भी। यान उन लोगों से पूछता है ठीक तो हो, तो जियाओ आगे से कहता है कि ये कौन सा मूव था भाई, इतना पावरफुल, हमें भी सीखना है। यान उन लोगों से कहता है कि ये सिर्फ एक समनिंग फॉर्मेशन थी जहाँ पे तुम लोग हेवनली रियलम से सॉर्ड स्पिरिट को बुलाते हो। अगर तुम्हें ये सीखना है तो फिर तुम्हें 40 साल लगेंगे और उससे पहले तुम्हें यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज पे पहुंचना पड़ेगा। ये फॉर्मेशन इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल पावर होनी चाहिए। इससे बेचारे ये हिल से जाते हैं और आगे से कहते हैं 40 साल, तो फिर हमें अभी से ही यहाँ पे की इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए। अब इसके बाद ये लोग यहाँ पे यान से कहने लगते हैं कि वो जीत गया, तो यान आगे से कहता है कि जीतना और हारना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें बस लड़ाई से सीखना चाहिए और अपने अपोनेंट की रिस्पेक्ट करना चाहिए। मेरी नजरों में वो लोग इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट हैं जिनसे मैं अभी तक मिला हूँ। इधर लोग यान से दोबारा पूछते हैं कि क्या सच में हमें यहाँ पे 40 साल लगेंगे इस मूव को सीखने के लिए। यान लोगों से कहता है कि ये तुम्हारे गिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितने ज्यादा गिफ्टेड हो, मुझे तो 3 दिन लगे थे। इधर रिपोर्टर इनकी बातें सुन रहा था, वो आगे से कहता है कि कोई मुझे गोली दे दो या फिर सर्फ एक्सेल दे दो, मैं खा के मर जाऊं। खैर अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि आधी सिटी डिस्ट्रॉय होने के बाद वो आसमान में उड़ रही थी और एलियंस का इस्तेमाल शौचालय की तरह कर रहे हैं। खैर इस लड़ाई की वजह से सबको पता चल जाता है कि यान एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है और कोई भी उसे यहाँ पे अब फ्रॉड नहीं कहेगा और यान को यहाँ पे अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेकंड हीरो माना जा रहा है। इसके बाद हम लोग अकेडमी के ऊपर आ जाते हैं। भले ये अकेडमी फाइट वाले एरिया से काफी ज्यादा दूर थी, लेकिन फिर भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ा था। ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस अकेडमी की छत उड़ गई थी। यान क्लास में आता है और उन लोगों से कहता है कि चलो चलो यूनिफॉर्म पहन लो और अपनी सीट पे बैठ जाओ, हम लोग कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे लेक्चर्स कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन जब यान पीछे मुड़ के देखता है तो ये सभी डिसिपल खड़े हुए थे। इसके बाद सभी घुटनों पर बैठते हैं और अपना सर झुका के यान से कहते हैं कि हमें भी सिखाओ इमोर्टल कैसे बना जाता है। यान उनसे कहता है चलो चलो खड़े हो जाओ, डिसिपल्स को घुटने टेकने की जरूरत नहीं होती है। अब इस बवाल चीज के बाद में यान को दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो माना गया और मैं के फादर ने यहाँ पे ना ही उसे सबसे ज्यादा सैलरी दी पूरे स्कूल के अंदर, बल्कि उसे बहुत ज्यादा अथॉरिटी भी दे दी। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो कि एकेडमी को चेंज करके उसे सेक्ट में बदल रहा था, इसीलिए वो एक पिलर के ऊपर टियानसेन सेक्ट लिखवा रहा था। हालांकि जो वर्कर्स थे वो सही से लिख नहीं पा रहे थे, इसलिए यान उन लोगों से कहता है कि सेन थोड़ा सा उखड़ा हुआ है उसे सही से करो। ये लोग करते हैं तो यान उनसे कहता है कि अभी भी थोड़ा गड़बड़ है, ठीक से करो। ये लोग दोबारा करते हैं तो यान कहता है कि अब थोड़ा सा टियान गड़बड़ है, उसे ठीक से करो। एक वर्कर आगे से चिल्लाते हुए कहता है अगर ये पावरफुल ना होता ना मैं इसकी बीम इसके पिछवाड़े में घुसा देता, साला 12 घंटे से हमें लटका के रखा है और वही सेंट ठीक कर रहे हैं 4 बार से। दूसरा वर्कर आगे से कहता है हमारा कस्टमर यहाँ पे गॉड है और ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो हमें डबल पेमेंट दे रहा है। हमें आगे ये भी बताया जाता है कि यान का जो अटैचमेंट उसके सेक्ट के लिए ये कुछ ज्यादा ही बढ़ के है और उसे जो अथॉरिटी मिली है उसे वो अकेडमी के अंदर कुछ भी करे उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आने वाले कुछ महीनों के अंदर यान ने पूरी तरीके से ही बिल्डिंग को बदल दिया, कैफेटेरिया चेंज कर दिया, यहाँ तक कि दरवाजे को भी बदल दिया सामने वाले को। पहले अकेडमी जो ऐसे दिखा करती थी उसे बदल के यहाँ पे ऐसे कर दिया गया और लिख दिया गया टियानसेन सेक्ट। इसके बाद हम लोग जिहाओ को देखते हैं जो कि आगे से कहता है ये पता लगने के बाद कि मास्टर हवा कितना शक्तिशाली है, हमें सेक्ट रोल कॉपी करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर वो ना भी कहे तो भी हम लोग सेक्ट रोल कॉपी करेंगे अगले 10 सालों के लिए। इसके बाद यानी वहाँ पे आता है और उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग यहाँ पे कल्टीवेशन के नेक्स्ट स्टेज पे जाने वाले हो। इन 6 महीनों के अंदर तुम लोगों ने काफी ज्यादा कड़ी मेहनत की है, इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ इमॉर्टल कल्टीवेशन चैप्टर खत्म होता है। अब से तुम लोगों का खाना, सोना, धोना सब मैं कंट्रोल करूंगा और मैं मैनेज करूंगा, जिससे इन लोगों की सांसें बाहर आ जाती है कि ये हमें खाने भी नहीं देगा आपसे। यार इन लोगों से कहता है क्योंकि तुम लोगों का दिमाग सही से काम करे और तुम्हें बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे क्लासरूम की जगह बदलने वाला हूँ। इसके बाद यान जैसे ही चुटकी बजाता है तो क्लासरूम हिलता है और अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि पूरा
स्कूल आसमान में उड़ रहा था। चंगू मंगू आगे से कहते हैं कहीं हम लोग टेलीपोर्ट तो नहीं हो गए, और वो लोग आगे से लाते हुए कहते हैं कि ये कौन सी जगह है। यानी उन लोगों से कहता है कि ये आसमान है और हम लोग जमीन से 12,000 मीटर ऊपर है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अब दिल लगी के साथ में पढ़ाई करोगे। चंगू मंगू आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं मम्मी चिंता ना करो, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जियो आगे से कहता है मॉम आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपसे क्लास स्किप ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सीधा ऊपर से मर जो जाऊंगा। जियो आगे से कहता है कि जब से मास्टर ने हमें जमीन से ऊपर पहुंचाया है तब से हम लोगों के अंदर की जो इच्छा थी जमीन पे खेलने की वो मर सी गई है, इसीलिए बाहर जाके खेलने का तो सवाल ही नहीं उठता। जिसके बाद अगला सीन अंटार्कटिका का होता है और यानी लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग करवाने के लिए आया था और वो इन लोगों को 12 घंटे से नंगी बर्फ पे दौड़ाया जा रहा था। यानी लोगों से कहता है कि तुम्हें हर दिन यहाँ पे आके 10 किलोमीटर दौड़ना है ताकि तुम्हारी फिजिकल बॉडी और तुम्हारी बॉडी लिमिट्स एक ह्यूमन की कैपेबिलिटी के आगे बढ़ जाए। इसके बाद अगला सीन किसी पैसिफिक आइलैंड का होता है जो कहीं दूर दराज इलाके में है। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो कि बोर्ड के ऊपर लटका हुआ था और वो इन लोगों से कहता है कि रनिंग की तरह स्विमिंग भी तुम्हें हर दिन सुबह 10 किलोमीटर तक करनी है ताकि तुम्हारी फिजिकल बॉडी ठीक हो सके, ताकि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाए कि तुम पहाड़ को हिला सको और गोरिल्ला के साथ लड़ सको। हम देखते हैं कि यान ने इनके ऊपर रस्सी बांध रखी थी और वो इनसे बोट खिंचवा रहा था भरे समुद्र के बीच में। अब इसके बाद हम लोग मैंग को देखते हैं जो कि शॉर्ट किंग मॉडल के साथ में ट्रेनिंग कर रही थी। वहीं पे हम लोग इन दोनों को देखते हैं ये मौज काट रहे थे। शॉर्ट किंग मॉडल लोगों से कहता है अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे तो यान मुझे मारेगा। ये लोग कहते हैं कि आ रहे हैं चिंता न करो। इसके बाद यान बीच के ऊपर क्लास लगाता है, उन लोगों को बताता है कि आज तुम लोग सीखोगे कि मार्शल आर्टिस्ट और कल्टीवेटर के बीच में क्या अंतर होता है। यान लोगों को बताता है कि मार्शल आर्टिस्ट उसे कहते हैं जो कि यहाँ पे उसी सिस्टम को प्रैक्टिस करता है जैसे कि शॉर्ट टेक्निक, स्पीयर टेक्निक और ऐसी ही तरह की और कई सारी मार्शल टेक्निक्स। तुम लोग यहाँ पे सिर्फ इतनी टाइम पे एक ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट हो जो कि मॉर्टल कहा जाता है, और अगर तुम लोग एकदम हेल्दी हो तो फिर तुम यहाँ पे लगभग 150 या फिर 200 साल तक जिंदा रह सकते हो। लेकिन जब तुम लोग अपनी बॉडी के अंदर की को चलाना शुरू कर दोगे तो फिर तुम अपनी बॉडी को और ज्यादा निखारोगे जिससे तुम लोग और भी ज्यादा लंबा जी पाओगे। इसीलिए अगर तुम लोग यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंचना चाहते हो, इसीलिए तुम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट पीक स्टेज पे पहुंचना चलेगा। और पीक मार्शल आर्टिस्ट की स्टेज ह्यूमन लिमिट जहाँ से खत्म होती है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। स्पीड, स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल पावर सब किसी के मामले में तुम्हें अपनी ह्यूमन लिमिट्स को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके तुम यहाँ पे बॉडी के अंदर की को एब्जॉर्ब कर पाओगे। इसीलिए तुम्हें हर दिन यहाँ पे खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। यानी लोगों को ये भी बताता है कि हर किसी के पास यहाँ पे डार्टियान होता है और जब वो लोग अपनी लिमिट पे पहुंच जाएंगे तो फिर डार्टियान के पास यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि वो इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके कि वो लोग की रिफाइनिंग स्टेज पे पहुंच जाए। यानी कि दुनिया के अंदर जो मॉडल्स हुआ करते थे वो इस एनर्जी को जो बॉडी के अंदर रहती है उसे ट्रू की कहा करते थे, जो कि बस एक स्पिरिचुअल एनर्जी ही होती है जो बाहर से एब्जॉर्ब की जाती है। इसके बाद यहाँ पे दिन पे दिन बीतते गए और कई सारे महीने बीत गए। इन्हें पता भी नहीं कि कब से यहाँ पे ट्रेनिंग करते आ रहे हैं और यानी लोगों के लिए यहाँ पे खाने पीने का भी फुल ध्यान रखता है। वहाँ पे मैंग उसकी मदद करती जा रही थी। इसके बाद मैंग थोड़ा सा खाना लेके आगे बढ़ती है तो ये लोग पी ले जा रहे थे। मैंग इनसे कहती है कि साले कुछ काम धंधा भी करा लिया करो, बस ठूसते रहते हो। तो ये लोग आगे से कहते हैं कि हमें काम धंधा आता ही कहाँ है, और वैसे भी हम लोग यहाँ पे मास्टर के कुजीन का मजा ले रहे हैं जो कि एकदम परफेक्ट डिलीशियस है, तुम्हें बैठ के खा लो नहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंग अपने मन के अंदर सोचती है माँ कसम अगर यान यहाँ पे ना होता तो मैं इन दोनों का मुंह इस कुकर से फोड़ देती। इसके बाद हम लोग कुछ डिसेपल्स को भी देखते हैं जो कि आगे से बर्गर, चिकन तंदूरी खाना चाहते थे और ये उसे बैग के अंदर छुपा के भर के लाए थे। एक डिसेपल उसे मना करते हुए कहता है कि इसे छूना भी नहीं, तुम्हें पता है ना कि हम लोग यहाँ पे कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं। दूसरा बंदा आगे से कहता है कि मैं इसे खाना नहीं चाहता लेकिन मैं इसका टेस्ट याद रखना चाहता हूँ कि फ्राइड चिकन बर्गर का टेस्ट कैसे होता है। दूसरा डिसेपल आगे से कहता है अगर तुम्हें नहीं पता है तो मास्टर ये सारा खाना स्पेशल हर्ब से बनाते हैं, और जब पिछली बार चंगू मंगू ने यहाँ पे खाना छोड़ के कोको कोला पी लिया था तो फिर मास्टर ने उन्हें पनिशमेंट दी थी हॉर्स स्टैंड पे और नीचे अगरबत्ती लगा दी कि तशरीफ के अंदर घुस जाएगी अगर नीचे झुके तो, और उन्हें पूरी रात वहाँ पे खड़ा किया गया था। तुम तो नहीं चाहोगे ना कि अगरबत्ती तुम्हारी तशरीफ में घुसे, तो चुपचाप खाना खाओ, ये भूल जाओ कि चिकन विकन हुआ करती थी। वह पियान इनकी बदतमीजी देख रहा था, वो मन के अंदर सोचता है बड़ी अजीब है यार, ये धमकी देने का तरीका नया है ये। इसके बाद हम लोग साउलो को देखते हैं जो कि चुपचाप बैठ के मेडिटेट कर रही थी। सभी लोग साउलो की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तो साउलो उनसे कहती है चुप बैठो ना, मुंह पे टेप मार दूंगी। तो ये लोग साउलो से कहते हैं क्या तुम्हें सच में यहाँ पे इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है कि खाते टाइम भी यहाँ पे मेडिटेटेड स्टेज पे रुको। लेकिन हम लोग साउलो को देखते हैं और वो जैसे ही आंख खोलती है तो चॉपस्टिक की मदद से मक्खी को पकड़ लेती है जो उसका जीना हराम कर रही थी। लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तुमने कैसे किया, और इन दोनों की चीख निकल जाती है कि साउलो इनसे कितनी ज्यादा आगे है। वहीं पे यान भी इन लोगों की तरफ देखता है और आगे से बताता है कि हम लोगों को हमारा पहला पीक मार्शल आर्टिस्ट रियलम डिसेपल मिल चुका है। तो फिर ये दोनों जलन के मारे खाना छोड़ते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए उठ जाते हैं। लेकिन यान इनसे कहता है चुपचाप खाना खाओ, तो अगले दिन यही खाना बासी खिला दूंगा। इस पे लोग आगे से कहते हैं ठीक है मास्टर। ये लोग आगे से ये भी बताते हैं कि यान की ट्रेनिंग भले ही यहाँ पे काफी ज्यादा डिफिकल्ट और कठिन होती है लेकिन यान इन लोगों को मजे भी दिलाता है और इन्हें ये टाइम टाइम पे हॉट स्प्रिंग लेके जाता है जो कि मेडिकल बात
शुरुआत होता है और ये हॉट स्प्रिंग भी जमीन से 12 मीटर ऊपर आसमान में लटका हुआ है। नीचे गिरने से इनकी फटती रहती है लेकिन मजा भी काफी ज्यादा आता है। ऑथर हमें ये भी बताता है कि जब ये लोग यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग का मजा ले रहे थे, मजा क्या साले तड़प रहे थे ये सभी, तब दुनिया के अंदर कुछ चीजों के अंदर बदलाव भी आ रहा था। हम लोग देखते हैं कि स्पेस के अंदर एक क्रैक पड़ता है जहाँ से 2 शॉट्स बाहर निकलते हैं। बूढ़ा लूफी आगे से कहता है कि ये क्रैक कैसे आया भाई। इसके बाद हम लोग स्पेस में कहीं दूर बीच गैलेक्सी में देखते हैं तो कई सारे स्पेस शिप्स आगे बढ़ते जा रहे थे अर्थ की तरफ। फिर हम लोग सस्ते स्टार लॉर्ड को भी देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि अब मजा आएगा। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे सुपर ह्यूमन अलायंस हेडक्वार्टर बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके अंदर कई सारे गैजेट्स लगे हुए थे और कोई पहले ये बता दे रहा था कि नंबर 1 गॉड क्लास हीरो जल्दी से जाग उठिए क्योंकि हमें बहुत बड़ा खतरा दिखाई दिया है। तो फिर नंबर 1 गॉड क्लास हीरो बाहर निकलता है जो पैरों में ग्लव्स पहनता है नाली साफ करने वाले। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट 2 साल के बाद का होता है। हम लोग एक स्टेडियम ग्राउंड को देखते हैं जिसके ऊपर बिजली की तरह कुछ चीजें दौड़ रही थी और ये बिजली और कुछ नहीं साले जिहाओ और लैनबिन थे। इनकी बॉडी के अंदर जैसे ही की चालू होने लगती है तो इनकी बॉडी बिजली सी बन जाती है। ये काफी तेज भाग रहे थे। वह पे सिर्फ 4 जो टैलेंटेड डिसाइपल थे वही यहाँ पे की को अभी तक अपनी बॉडी के अंदर चैनलाइज कर पाए थे, इसीलिए बाकी आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये होता है क्या साला, इन नीड टैलेंट, इनके पास टैलेंट है तो ये हवा में उड़ रहे हैं, हमारे पास नहीं है तो हम लोग यहाँ पे जमीन में घिसे जा रहे हैं। मैं भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बॉडी के अंदर की चलाना चाहता हूँ। जी हम लोगों को बताता है कि उसके क्लास में सबसे पहला इंसान जो की को चैनलाइज कर पाया था अपनी बॉडी के अंदर वो साउलू था और वो यहाँ पे सबसे पहले की रिफाइनिंग की फर्स्ट स्टेज पे पहुंचा था। इसको फॉलो करते हुए मैंग आगे बढ़ी जिसके बाद जिहाओ। लेकिन दिमाग का भेजा फ्राई करने वाली बात ये है कि साला ये चश्मिश भी मेरे साथ ही की को चैनलाइज करना सीखा था। इसके बाद हम लोग मैंग को देखते हैं जो कि एक टेक्निक सीखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसकी आंखें बाहर आ जा रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जियो हम लोगों को बताता है कि भले ही मैंग यहाँ पे उन लोगों से ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन अभी भी वहाँ पे कई सारे टेक्निक्स सीख नहीं पाती है। जैसे कुछ लोग मैथ्स के अंदर हमेशा जिंदगी भर परेशानी रहते हैं कि साला 2 और 2 4 होते हैं या 22। मैंग आगे से चीखते हुए कहती है फक दिस शैडो घोस्ट की स्टेप टेक्निक, मुझे कोई उड़ने वाली कला दो यार। अब इसके बाद हम लोग साउलू को देखते हैं जो कि यान के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है मास्टर अपना मुंह खोलो। यान अपना मुंह खोलता है तो साउलू उसे फल खिलाती है ये कहते हुए कि मैं ये घर से लेके आई हूँ, घर वालों ने उगा के दी है, कैसा लगा। यान आगे से कहता है बढ़िया था, बस अब घूस न दो, ये बताओ क्या काम है। साउलू अभी भी नहीं रुकती और वो यान को मक्खन लगाई जाती है। यान उसे कहता है बस करो ये चापलूसी, ये बताओ क्या काम है। साउलू यान से कहते हैं कि की शैडो घोस्ट स्टेप यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल है, वो उसे सीख नहीं पा रही है। यान के पास पक्का यहाँ पे और दूसरी टेक्निक्स होंगी। यान उसे टेक्निक देते हुए कहता है कि तुम हमेशा से ही बुद्धिमान थी, साला इन दिनों से कई ज्यादा बुद्धिमान, ये लो तुम्हारी टेक्निक। साउलू उस टेक्निक को पढ़ती है ये कहते हुए कि अपनी बॉडी के अंदर की को घुमाओ, इससे तुम्हारी शॉर्ट बॉडी हवा में उड़ने लगी कि इसका क्या मतलब है। यान आगे से बताता है कि ये इंपीरियल शॉर्ट आर्ट है, इसकी मदद से तुम किसी भी शॉर्ट का इस्तेमाल कर सकती हो उड़ने के लिए। जैसे ही शॉर्ट इंपीरियल टेक्निक आर्ट इन लोगों के कानों में गूंजती है तो ये सब मुड़ के उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि रुको रुको, हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले शैडो घोस्ट की स्टेप सीख लेना चाहिए और ये साला हवा की तरह बदल रही है ये टेक्निक। मैं आगे से चीखते हुए कहती है ये टेक्निक सीखना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है भाई, मैं भी यहाँ पे इंपीरियल शॉर्ट आर्ट सीखना चाहती हूँ। यार इन लोगों से बता देता है कि अगर तुम उड़ना सीख जाते हो तो ज्यादा ऊपर ना जाना क्योंकि नीचे गिरोगे तो मुंह टूटेगा और दांत अलग से। वह पे साउलू को जैसे ही टेक्निक मिलती है तो जिया और लैन बिन उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये कहते हैं मुझे तो दिखाओ। साउलू उनसे कहती है भाग जाओ नहीं मुंह पे मार दूंगी। ये लोग हमें और भी बताते हैं कि भले ही कल्टीवेट करना साला आग पे चलने के बराबर है लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पे जब की रिफाइनिंग रियलम के अंदर पहुंच जाते हो तो चीजें मजेदार हो जाती हैं। जब तक तुम्हारी बॉडी के अंदर की है तब तक तुम किसी भी तरीके की स्किल्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। इतना ही नहीं, जब तुम यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज पे पहुंच जाते हो तो फिर इंडिविजुअल स्किल भी तुम्हारे पास आ जाती हैं, जैसे कि मैजिकल अरेज, फॉर्मेशंस वगैरह वगैरह। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यानी लोगों को एक साथ कीगोंग यानी कि मार्शल आर्ट टेक्निक्स और साथ ही में अरे फॉर्मेशन के बारे में भी सिखाता है, जैसे कि लाइटनिंग अरे, विंड अरे, फायर अरे, इन सभी चीजों के बारे में भी सिखाता है। यानी लोगों को बताता है कि अरे फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करती हैं, इसलिए तुम लोगों को यहाँ पे टीम अप करने की जरूरत पड़ेगी जब तुम इनका इस्तेमाल करना चाहो। अरे फॉर्मेशन जो होती है वो एक स्पेशल लोकेशन पे होती है, जैसे कि हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा बढ़ती है, इसलिए जो झंडे होंगे उन्हें एकदम सही जगह पे लगा होना चाहिए ताकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी अच्छे से मैनिपुलेट कर सके और फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा बढ़ा दे। हम लोग जिहाओ को देखते हैं जो कि शायद से गलत जगह पे झंडा लगा देता है तो यानी उसके सर के ऊपर डंडी से मारता है, ये कहते हुए कि सही से लगाओ नहीं तो दोबारा मारूंगा, वो भी चुत्तड़ पे। लैनमिन आगे से हंस रहा था तो यान उसके सर के ऊपर भी डंडी दे मारता है और उसे कहता है तुम गाय खीसी बहार रहे हो, तुम्हारा झंडा भी गलत जगह पे लगा है। यान लोगों को बताता है कि जब तुम स्पेल को रिलीज करने वाले हो तो फिर ये पक्का कर लेना कि फ्लैग सही जगह पे लगा हो, नहीं तो पूरी अरे फॉर्मेशन बैकफायर कर जाएगी और तुम काफी ज्यादा घायल हो जाओगे। इसके बाद हम लोग चंगो मंगो को देखते हैं जो कि भाग रहे थे, उसी टाइम पे हम लोग सेन को देखते हैं जो बेचारी थक जाती है और नीचे गिर जाती है। यान को आवाज सुनाई देती है तो वो इनके पास आके पूछता है कि क्या हुआ, तो ये लोग बताते हैं कि ये थक के बेहोश हो गई है। तो यान सेन को अपनी गोदी में उठा लेता है और उन लोगों से कहता है कि तुम प्रैक्टिस करते रहो, रुकना नहीं चाहिए, मैं जाता
जाता हूँ, थोड़ा इसे ठीक करके आता हूँ। यान सबसे पहले सन को हील करता है और उससे कहता है मुझे पता है कि मैंने जो ट्रेनिंग डिजाइन की है तुम उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम सीक्रेट में अपने आप ही ट्रेनिंग कर रही हो। सन इसकी वजह बताती है कि उसके क्लास में हर कोई यहाँ पे पहले ही मिडिल लेवल मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, लेकिन वो अभी भी यहाँ पे अर्ली स्टेज पे अटकी हुई है। वो पीछे नहीं रहना चाहती, इसलिए उसने यहाँ पे सीक्रेटली ट्रेनिंग की। यान उसे कहता है इसका कोई फायदा नहीं है। तो सन आगे से बताती है कि उसे ये भी पता है कि उसके स्पिरिचुअल रूट्स काफी ज्यादा खराब हैं। यान ने उन लोगों से झूठ बोला था ताकि उन लोगों की फाइटिंग स्पिरिट कमजोर न पड़े, और जिन लोगों की स्पिरिचुअल रूट खराब हो जाती है उनके पास टैलेंट नहीं रहता है और वो लोग कल्टिवेट नहीं कर पाते हैं। यान हम लोगों को बताता है कि सन की तरह ही हेवन में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि की को तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसके स्पिरिचुअल रूट्स काफी ज्यादा खराब होती है, इसीलिए वो कल्टिवेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यान के लिए ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। यान सन से कहता है कि तुम चिंता न करो, जब तक तुम मेरी डिसाइपल हो तब तक तुम भले ही कितनी ही खराब हो, कितने ही स्पिरिचुअल रूट तुम्हारे बर्बाद हो, मैं तुम्हें अमेंडेड नहीं करने वाला। और रही बात तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट्स को, तो फिर मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं न कर सकूं। भाई ने जो बोला है वो बिल्कुल सही है, भाई सब कुछ कर सकता है। लेकिन सैन अभी भी यहाँ पे डिमोटिवेट थी और वो यान से कहती है कि तुमने ये कह तो दिया है, लेकिन हर कोई अपने पाथ पे चलता है, दूसरों की मदद से कोई ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। यान उसे कहता है मैंने ये कहा था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि तुम कोशिश करना ही छोड़ दो। क्या मैंने तुम्हें अपने ग्रैंड मास्टर के बारे में नहीं बताया था? सैन आगे से कहती है ग्रैंड मास्टर यानी कि आपके मास्टर। यान आगे से बताता है कि वो बुढ़ा आदमी साला पियरलेस था अपनी जनरेशन में और हेवनली रियलम के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग, लेकिन तुम्हारा ग्रैंड मास्टर अपनी जवानी के दिनों में तुमसे भी बदतर था। उसकी फिजिकल कंडीशन तुम्हारे जैसे ही थी, लेकिन उसके पास स्पिरिचुअल रूट्स भी नहीं थे। उसके मास्टर ने उसे छोड़ दिया, उसकी फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया, यहाँ तक कि उसके फियांसी ने उसे एंगेजमेंट तोड़ ली और ये कहा भग और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर ली। लेकिन उसने कभी भी कल्टिवेट करना नहीं छोड़ा और उसकी खतरनाक डिटर्मिनेशन की वजह से वो हेवनली रियलम के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे जा पहुंचा। तुम्हारी दुनिया के शब्दों के हिसाब से मैं उसे प्रोटैगनिस्ट कहना चाहूंगा, जो कि कल्टिवेट करने के लिए लायक नहीं था, टैलेंट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल कल्टिवेटर बना। सैन आगे से पूछती है कि बूढ़ों ने ऐसा कैसे किया, तो यान आगे से बताता है कि उसने बस इतना पता लगाया कि वो किस चीज में बेहतर है और उसे ये प्रैक्टिस करते गया। इसे सैन को भी समझ में आ जाता है कि उसे स्किल बुक्स को चेक करना चाहिए और जो टेक्निक उसके लिए सबसे बेहतर रहेगी उसे ही ट्रेन करना चाहिए। इसके बाद सैन यहाँ पे शुक्रिया कहती है उसे ये सब कुछ सिखाने के लिए और वहां से जाते हुए सोचती है ग्रैंड मास्टर यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट था तो फिर यान क्या होगा। साइड से यान कहता है कि मैं वो हूँ जो प्रोटैगनिस्ट के लेवल से भी ऊपर का है, जिसका ऑरा इनफिनाइट है। सैन आगे से ये भी सवाल पूछते हैं तो फिर आपके स्पेशल रूट्स के बारे में क्या, वो कितनी लंबी है और कितनी घनी है? तो यान आगे से कहता है उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि मेरे पास स्पेशल रूट्स भी हैं। अब इसके बाद यान के ग्रैंड मास्टर और उसकी जो कहानियां थी वो पूरी क्लास के अंदर फैल गई और जो बेचारे टैलेंटलेस बच्चे थे वो और ज्यादा मोटिवेट हो गए। अब इसके बाद हम लोग लैन बिन को देखते हैं जो अभी भी झंडे लगा रहा था गलत जगह पे, लेकिन तभी उसकी नजर आसमान के ऊपर पड़ती है और वो चिल्लाते हुए कहता है मम्मी रे ये क्या है। जिया आगे से चिल्लाते हुए कहता है किस बारे में बात कर रहे हो, जिसके बाद वो सर उठा के ऊपर देखता है तो ये भी चिल्लाते हुए कहता है फक ये क्या है, क्योंकि आसमान में वहाँ पे कई सारे स्पेसशिप आ गए थे। स्पेसशिप ने थैनोस ने हमला बोल दिया था और वो इस बार संतुलन बनाने के लिए नहीं बल्कि उसे बिगाड़ने के लिए आया था। इसके बाद हम लोग हमलावरों को देखते हैं जो कि आगे से नोटपैड में लिखते हुए कहते हैं कि इस बार हम लोग जब अर्थों के बाद स्ट्राइक करेंगे तो 300 बार करेंगे, इसके बाद 600 और उसके बाद सब कुछ खत्म। साइड से एक चेला आगे से कहता है कि इस बार हम लोगों के पास यहाँ पे गैलेक्टिक एम्परर है तो फिर हम लोग पक्का इस प्लेनेट को निचोड़ के रख देंगे जिसने हमें कई बार बेइज्जत किया है, यानी कि ये पहले भी हमला करने के लिए आए थे और मुंह की खा के गए थे। इसमें से जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है वो गैलेक्टिक एम्परर है और छोटा वाला वैंगार्ड है यानी कि चेला। वैंगार्ड आगे से कहता है कि चिंता ना करिए, आपकी वजह से हम लोग इस प्लेनेट को इस बार मार ही देंगे, हमने पूरी तरीके से चेक कर लिया, इस प्लेनेट के ऊपर कुछ भी नहीं है। एम्परर आगे से कहता है कि हाँ साला इस प्लेनेट के पास टेक्नोलॉजी की काफी ज्यादा कमी है साले। वैंगार्ड आगे से कहता है भले ही ये लोग टेक्नोलॉजी के अंदर कम कमजोर हो, लेकिन इनके पास ऐसे कई सारे घटिया फाइटर्स हैं जिन्होंने हमें बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, इसलिए हम लोगों ने आपसे मदद मांगी है और आपकी मदद के साथ में इस प्लेनेट के अंदर कोई भी इंसान नहीं है जो आपको हरा सके। इसके बाद ये आगे से लाइट शॉट बाहर निकालता है ये कहते हुए कि आपका वैंगार्ड के तौर पे मैं यहाँ पे 7th फ्लीट को भेज रहा हूँ आपकी ग्रैंड अप्रूवल के लिए। तो एम्परर इसके मुंह के ऊपर दे मारता है अपनी कोहनी और उससे कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, हम लोग यहाँ पे एक दो शिप थोड़ी ना छोड़ेंगे, सीधा मेन वेपन इस्तेमाल करो इन लोगों के ऊपर। और एम्परर सभी लोगों से कहता है कि हमला करने के लिए रेडी हो जाओ, जिसके बाद हम लोग देखते हैं फायर द स्टार डिस्ट्रॉयर, यह इस वेपन का नाम है और इसका जो अटैक है उसका नाम है डाउनवर्ड स्ट्राइक, जो कि एक झटके के अंदर कई सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके बाद अगला सीन कुछ मिनटों के पहले का होता है, हम लोग उसी बिल्डिंग को देखते हैं इसका नाम सुपर ह्यूमन अलायंस हेडक्वार्टर है, जहाँ का सायरन बजने लगा था ये कहते हुए कि एलियन ने हमला बोल दिया है, एलियन ने हमला बोल दिया है, जल्दी कुछ करो। सुपर ह्यूमन अलायंस वाले यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे सभी गॉड क्लास हीरो को बुलाने की, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था, मस्ती कर रहे थे वो सभी, इसलिए ये लोग यहाँ पे यान के पास फोन लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये लोग उससे भी कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद ये लोग मैंग के फादर के पास कॉल लगाते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हारा टीचर और बाकी बच्चे कहाँ गए भाई, हमें जरूरत है। तो मैंग के फादर आगे से कहते हैं कि साला 2 साल से मैंने अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा, ये भी नहीं पता वो कहाँ है, तुम मुझसे पूछ रहे हो। ये लोग मैंग के फादर से कहते हैं कि
पता लगाने की कोशिश करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक चेला आगे बढ़ के प्रेसिडेंट से कहता है कि हम लोगों ने अभी तक उसे ढूंढ नहीं निकाला है। रही बात एलियन अटैक की, तो हम लोग पक्का इस बार निपटने वाले हैं, मैं गारंटी देता हूँ। हमारे जो मेन फाइटर है टॉप 10 गॉड क्लास हीरोज, 10 में से 6 तो घायल पड़े हुए हैं और एक गायब है। प्रेसिडेंट आगे से कहता है कि सिर्फ हम लोगों को अब यहाँ पे काले लिबास वाला मुंडा ही बचा सकता है, बाकी और कोई तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। प्रेसिडेंट आगे से कहता है कि उसे यहाँ पे मदर शिप यानी सबसे बड़ी वाली शिप के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल और महसूस हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग हॉस्पिटल के अंदर पावर रेंजर्स को देखते हैं, जहाँ पे मेगाजॉर्ड इन लोगों से कहता है कि मदर शिप के अंदर एक बंदा है जिसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में डार्क एनर्जी है, मुझे इतनी दूर से भी उसका ऑरा महसूस हो रहा है। ब्लैक रेंजर और बाकी सभी रेंजर्स आगे से कहते हैं कि हम लोग चल के फाइट करते हैं, तो मेगाजॉर्ड उन लोगों से कहता है नशा किए हो क्या, या फिर एनेस्थीसिया कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है, मुंह के बल खाए और हालत तुम्हारी देखो, आगे तांगे ढीले पड़े हैं, तुम्हारे पट्टी में लिपटे हुए अभी भी लड़ना चाहते हो। ब्लैक रेंजर आगे से कहता है कि तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे बैठे बैठे मिस्री खाए क्या, साला वो लोग हम पे धावा बोल देंगे। मेगाजॉर्ड आगे से कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग लैंड करना चाहते हैं। अब इसके बाद में आखिरकार अपने फादर का फोन उठा लेती है। उसके फादर पूछते हैं कहाँ हो तुम, तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग स्कूल में वापस आ गए हैं। तो उसका फादर आगे से बताता है तुम्हें पता है ना कि बहुत बड़ी मुसीबत आई है, सिर्फ तुम्हारा टीचर ही हमें बचा सकता है, क्योंकि बाकी सभी तो हॉस्पिटलाइज्ड पड़े हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग न्यूज रिपोर्टर को दोबारा देखते हैं और मिकाई इसी के साथ ही थी। मिकाई आगे से न्यूज रिपोर्टर से कहती है कि हमें छुप जाना चाहिए, तो न्यूज रिपोर्टर आगे से कहता है घंटा छुपू मैं, साला इस चीज को भी कवर करूंगा, प्रोफेशनल जो हूँ। इसके बाद रिपोर्टर आगे से बताता है कि कई सारे हीरोज जो कि थोड़े लो लेवल के हैं वो सभी एच सिटी के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं। मिकाई आगे से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी पहले जाएंगे और हम भी पहले जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग एम्परर के स्टार डिस्ट्रॉयर को देखते हैं जो फुल्ली चार्ज हो चुका था, और एम्परर आगे से कहता है छोड़ो, तो फिर स्टार डिस्ट्रॉयर आगे से बीम छोड़ता है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। रिपोर्टर गाय की फटी, साथ ही में कुछ चुनिंदा हीरोज की भी फटी और साथ ही में पावर रेंजर्स की भी, कि ये साले हमें मार ही देंगे। बीम लगातार आगे बढ़ते रहती है। हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जो कि सिस्टम को रीबूट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार फेल हो जा रहा था। इसके बाद हम लोग नंबर 1 गॉड क्लास के हीरो को देखते हैं जो कि बैटरीज पे चलता है, साला ये ड्यूरासेल पे चल रहा है। हेड नंबर 1 सुपर हीरो गॉड क्लास का वो एक झटके में जंप मारता है जो कि पूरे सुपर ह्यूमन अलायंस की बिल्डिंगों को तोड़ते हुए आसमान में जाता है और सीधा उस बीम से टकराता है, और इस बीम को ब्लॉक करते हुए सीधा जाके स्टार डिस्ट्रॉयर के अंदर घुसता है और एक झटके के अंदर उसे ब्लास्ट कर देता है। और इस हीरो की आंखें नहीं बल्कि ऑटोमेटिक एम है, इसीलिए जितनी शिप के ऊपर इसकी आंखें पड़ती है वो झटके के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वैंगार्ड आगे से कहता है कि एक झटके के अंदर हमारी सारी शिप्स डिस्ट्रॉय हो गई, ये भला है क्या चीज। इसके बाद हम लोग उस हीरो को देखते हैं जो कि अभी तक धूम मचाए हुए था। ये रुपट्टा लेके आया है मम्मी का और चड्डी पहना है पापा की, और इसके पैरों से निकल रहे हैं बूस्ट जो कि ड्यूरासेल पे चल रहे हैं। बैटरी का खत्म हो जाए कोई गारंटी नहीं। रिपोर्टर आगे से कहता है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, भाई हम लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं। मेकाई आगे से कहता है कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, कुछ ही सेकंड के अंदर तुम लोगों को दिखाता हूँ। इधर हम लोग यान को देखते हैं जो कि आगे से आतिशबाजी करने वाला था, लेकिन पहले ही वहाँ पे कोई हीरो आ गया, तो फिर इन्हें यहाँ पे आतिशबाजी करने की जरूरत नहीं है। इधर ये लोग भी सोच रहे थे कि वो कौन हो सकता है, तो प्रेसिडेंट आगे से कहता है कि कौन क्या होगा, गॉड क्लास का टॉप हीरो। इधर मेगाजॉर्ड भी बाकी रेंजर से कहता है कि हम लोगों को चल के शायद से पुराने दोस्त को ग्रीट करना पड़ेगा। पिंक रेंजर आगे से पूछती है कि ये कौन है, तो मेगाजॉर्ड आगे से कहता है कौन क्या हो सकता है, फर्स्ट प्लेस जो कि गॉड क्लास को होल्ड करता है, दी फोटोजेनिक एस्ट्रोमैन, ये नाम है इस सुपर हीरो का, एस्ट्रोमैन। ब्लैक रेंजर और पिंक रेंजर सबसे ज्यादा हैरान होते हैं। ब्लैक रेंजर आगे से कहता है वो नमूना हरामी साला आधा नंगा घूमता है। इधर पिंक रेंजर के कुछ फ्लैशबैक आते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पिंक रेंजर ने एस्ट्रोमैन के साथ कुछ ज्यादा ही मस्ती की थी। और तुम एस्ट्रोमैन की लाइन सुनो, एस्ट्रोमैन पिंक रेंजर से कहता है बैम्बू पिंक तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो इस अर्थ के ऊपर जिससे मैं अभी तक मिला हूँ। ये लाइन याद रखना, ये काफी ज्यादा जरूरी है। अब इसी चीज को सोचते हुए पिंक रेंजर आगे से कहती है वो हरामी साला, मुझे यकीन नहीं होता है कितने सालों के बावजूद वो कुबड़ा अभी तक जिंदा है। अब इसके बाद हम लोग एलियंस को देखते हैं जो कि इधर उधर भाग के कह रहे थे कि साला हम लोगों को महीनों सालों अरबों लग गए थे, ये स्पेसशिप बनाते बनाते हाथ घिस गए हमारे, बीवी हमें छोड़ के चली गई और ये हरामी साले एक झटके के अंदर इन्हें डिस्ट्रॉय करे दे रहे हैं। एक एलियन आगे से कहता है कि अर्थ काफी ज्यादा स्कैरी है मम्मी, मैं घर आ रहा हूँ। एस्ट्रोमैन लोगों से कहता है कि तुम लोग इतने दूर से आओ तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे असला बारूद दिखाता हूँ, ये तुम लोगों के लिए अलविदा होगा। इसके बाद एस्ट्रोमैन दोबारा से अपनी बैटरीज का इस्तेमाल करता है, 0.01% पावर का यूज करते हुए वो यहाँ पे इस्तेमाल करता है इंटेंस एरिगेटिक फ्लैश बैंग। अब ये फ्लैश बैंग कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली था, इसलिए जो भी एलियन उसकी चपेट में आते हैं एक झटके के अंदर ही गायब हो जाते हैं। बेचारा अपना सस्ता स्टार-लॉर्ड और एम्परर इसी लपेटे में आते हैं और गायब हो जाते हैं, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही जो स्पेसशिप अर्थ को घेरे हुए थी वो एक झटके के अंदर गायब हो जाती हैं। मिकाई आगे से कहता है कि साला यहाँ पे इतनी ज्यादा बैटल स्पेसशिप थी जो पूरे अर्थ को घेरे हुए थे, लेकिन सिर्फ एक टॉप गॉड क्लास के हीरो ने, इसका नाम फोटोजेनिक एस्ट्रोमैन है, सभी को धूल चटा दी। हम लोग एम्परर को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि साला मैं कुछ ज्यादा केयरलेस हो गया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि अर्थ पे अभी भी एक पावरफुल बंदा बचा होगा। एस्ट्रोमैन उससे कहता है बचा होगा साले, मैं अभी तक जिंदा हूँ, बैटरी पे चलता हूँ ड्यूरासेल, और तुम तो
तो इतने ज्यादा कमजोर हो कि खुद को लीडर कहलाने के भी लायक नहीं हो। अर्थ एक सोलो सिविलाइजेशन बनेगी जो पूरे यूनिवर्स के ऊपर रहेगी। हम लोग रिपोर्टर को देखते हैं जो आगे से चीखते हुए कहता है कि डियर व्यूअर्स, देखा कि आप लोग देख सकते हैं कि जिसको हम लोग मरा हुआ समझ रहे थे वो साला अंडरटेकर तरह जाग उठा है और हमें बचाने के लिए आया है। और फिर सभी लोग आगे से कहते हैं कि इसकी साला फोटो मेरे पास है, ये अभी भी जिंदा है, मैंने तो हार भी चढ़ा दिया था। इधर हम लोग चंगू मंगू को देखते हैं और मंगू कहता है जब मैं छोटा हुआ करता था तब मैं इसके लाइव एक्शन कार्टून देखा करता था। इस पे मंगू उसे कहता है अच्छा है तुमने सिर्फ कार्टून ही देखा, इसकी असली परफॉर्मेंस नहीं जो उसने इंडस्ट्री के ऊपर मूता था। ये जियाओ से पूछता है कि ये नंगा धड़ंगा कौन है, साला आधे नंगा घूम रहा है ये। जियाओ आगे से बताता है कि ये हमारे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है, तुमसे एक रैंक ऊपर। जियाओ हम लोगों को बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि गॉड क्लास का सबसे फर्स्ट हीरो द फोटोजेनिक एस्ट्रोमैन बहुत ही ज्यादा एडवांस रोबोट है जिसको एक रियल पर्सन से मिला के बनाया गया था। इसकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो पावर रेंजर से ज्यादा है या फिर उनसे भी बहुत ही ज्यादा है। 10 सालों पहले इसका सामना मॉन्स्टर किंग के साथ हुआ था जो कि मॉन्स्टर किंग्स का भी किंग था। उस बैटल के दौरान बहुत ही बड़ा क्लैश हुआ था और उस क्लैश की वजह से दुनिया के अंदर तो शांति आ गई, लेकिन हर किसी को यही लगा कि एस्ट्रोमैन मारा जा चुका है, लेकिन ये भड़वा अभी भी जिंदा है। और मेरा एक सवाल है ऑथर से, अगर ये भड़वा रोबोट है तो फिर पिंक रेंजर ने जो गेम बजाया था वो एक रोबोट से हुआ ना, साला चिट्टी फालतू में विलन बना था। खैर इस बात को गोली मारो। हम लोग यान को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि साला तुम्हारी दुनिया में हर कोई अजीब ही है, कोई नंगा घूमता है कोई धड़ंगा घूमता है। मेगाजॉर्ड इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें क्या पता है एशियंट हीरोज के बारे में, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि एशियंट हीरोज कितने ज्यादा डरावने और खतरनाक हो सकते हैं। साइड से रेंजर कहते हैं इसके बावजूद उसने तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मार दी। मेगाजॉर्ड उन लोगों से कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम लोग कमजोर हो, तुम्हारी वजह से मैं हारा गया। अगर तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देते तो मैं हारता ही नहीं। जो एनर्जी तुम लोगों ने मुझे दी थी वो एक न्यूक्लियर प्लांट के बराबर थी। साला कैसा लगेगा कि तुम एक ट्रिपल बैटरी के सामने हारे गए हो। मेगाजॉर्ड उन लोगों से कहता है अगर यान मुझे अपना डिसेबल मान ले तो फिर मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचूंगा तुम लोगों को छोड़ने के लिए। इससे बेचारे ये चुप हो जाते हैं क्योंकि इस बात का जवाब है ही नहीं इनके पास। इधर लोगों के बीच में उत्साह का समय था क्योंकि वो लोग एस्ट्रोमैन को देख के काफी ज्यादा खुश हो गए थे। एस्ट्रोमैन आगे से अपना चश्मा उतारता है और आगे से कहता है क्या कूल तरीका था एंट्री मारने का, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये इतने ज्यादा खुश हो जाएंगे, अगर धरती पे होता तो ये मेरे गाल ही चूम लेते। हालांकि भाई जब ये सब कुछ ये आप कर ही रहे थे तभी ये सामने देखते हैं तो एलियन थे वो यहाँ से भाग चुके थे, वो भी फुल स्पीड से, और वो भागते हुए एस्ट्रोमैन से कहते हैं कि हाँ तुम लगे रहो हम लोग जा रहे हैं अगली बार मिलेंगे। वैंगार्ड आगे से मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि साले हम लोग जा रहे हैं, जब अगली बार मिलेंगे तो तेरी बुंडी बजा देंगे। इसके बाद वो आगे से जीप निकाल के हंसने लगता है। एस्ट्रोमैन उससे कहता है भाग कहाँ रहे हो। इसके बाद ये अपने जेट्स को इस्तेमाल करते हुए उनके पीछे जाने लगता है। ये दोनों भागते हुए आपस में बात करते हुए कहते हैं कि साला मैंने सोचा भी नहीं था कि अर्थ के ऊपर अभी भी इतने सारे लोग बचे होंगे जो इतने ज्यादा ओवर पावर्ड होंगे। वैंगार्ड आगे से कहता है कि आप चिंता क्यों करते हैं एम्परर, हम लोग पहले भी मूकी खाए हैं लेकिन इतनी बुरी तरीके से नहीं खाए थे। बस हम लोग जैसे अपने प्लेनेट पर पहुंचेंगे तो फिर अपने वेपन्स को अपग्रेड करेंगे और अगले साल दोबारा आएंगे लड़ने के लिए। इसके बाद वो लोग आगे से हाइपर स्पेस जंप का इस्तेमाल करते हैं भागने के लिए और एस्ट्रोमैन से कहते हैं बाय बाय रे ड्यूरासेल के पॉकेट। एस्ट्रोमैन को पता चल जाता है कि अब पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है, उसकी बेवकूफी की वजह से ये दोनों भाग निकले हैं। इधर हम लोग मैन को देखते हैं जो कि यान से कहता है कि वो लोग उन्हें ऐसे भागने नहीं दे सकते हैं, अगर वो लोग इसी तरीके का वेपन इस्तेमाल करते हैं जो कि यहाँ से हजारों लाइट ईयर्स दूर होगा तो वो लोग जिंदा नहीं बचेंगे। सोलो भी यान से यही कहती है कि वो लोग उन्हें ऐसे भागने नहीं दे सकते हैं, तो फिर यान भी सोचता है कि चलो बच्चों की इच्छा पूरी करे ही देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग हाइपर स्पेस जंप को देखते हैं जहाँ पे ये दोनों भाग रहे थे। ये कहते हैं कि वो साला हमें कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, हम लोग हाइपर स्पेस जंप के अंदर हैं, इसके अंदर आना नामुमकिन के बराबर है बिना स्पेसशिप के। लेकिन जब ये उस पार निकलते हैं तो ये धड़ाम से अर्थ के पास ही आ जाते हैं जहाँ पे एस्ट्रोमैन अभी भी खड़ा हुआ था। इन्हें अभी अंदाजा नहीं है कि ये कहाँ पे आए हैं। ये आगे से हंसते हुए कहते हैं कि हम तो हजारों लाइट ईयर्स दूर आ गए हैं, वो हमें छू भी नहीं पाएगा। एस्ट्रोमैन भी इन्हें देख के हैरान होता है और मन के अंदर सोचता है ये साले वापस कैसे आ गए। इसके बाद एस्ट्रोमैन 2 सेकंड के लिए इन्हें देखता है और ये लोग एस्ट्रोमैन को 2 सेकंड के लिए, जिसके बाद ये लोग इस तरीके से चिल्लाते हैं, जिसके बाद लोगों ने स्पेसशिप की पावर बढ़ाते हैं और वहां से भागते हुए कहते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि ये साला इतना तेज होगा कि हम लोगों को पकड़ लेगा। इसके बाद दोबारा वहां से हाइपर जंप स्पेस का इस्तेमाल करते हैं और भागते हुए कहते हैं कि अच्छा है कि हम हमारे पीछे नहीं आया। और फिर इन लोगों को भी लग रहा था कि इन लोगों ने बस अभी अर्थ देखा। इसके बाद लोग अपने रेडार में देखते हैं तो फिर इन्हें पता चलता है कि ये लोग अर्थ के गोल गोल ही घूम रहे हैं। पहले तो इन्हें लगता है कि रेडार टूट चुका है और सब कुछ ठीक ठाक है। इसके बाद लोग दोबारा एक हाइपर स्पेस जंप के अंदर कूदते हैं तो दोबारा अर्थ के पास ही आ जाते हैं। इसके बाद इसी तरीके से ये स्पेस जंप के अंदर कूदते रहते हैं और दोबारा अर्थ के पास ही आते हैं और ये इन्हें देख रहा था। ये आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कौन सी बुलबुलैया में आ गए यार, हम कहाँ जाएं। एस्ट्रोमैन भी ये सब कुछ देख रहा था, वो आगे से हैरान होते हुए कहता है कि साले ये कर क्या रहे हैं। इधर ये लोग सोच भी रहे हैं कि अब ये सब कुछ क्या हो रहा है। वहीं पे मेगाजॉर्ड को पता चल जाता है कि ये अपना यानसन है। इधर मैंग यान से कहती है कि खेलना बंद करिए, सब कुछ खत्म करिए, प्रैक्टिस भी करनी है हम लोगों को।
तो फिर यान आगे बढ़ता है और उन एलियन से कहता है कि सालो अगर तुम लोगों को जाना है तो फिर माफी मांगे जाओ। जिसके बाद वो आगे से की शॉट का इस्तेमाल करता है और उनके ऊपर शूट करता है। की शॉट लगातार आगे बढ़ती है और सीधा उनकी स्पेसशिप में जा घुसती है और एक झटके के अंदर उनकी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय कर देती है। एस्ट्रोमैन के सामने का नजारा जानते हो क्या था? यानी कि जो की शॉट थी वो स्पेस क्रैक के अंदर घुसती है और इसे चीरते हुए इनकी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करती है। इससे ये दोनों स्पेस क्रैप से बाहर निकलते हैं और बाहर नंगे गिरते हैं जाके और आगे से कहते हैं हमें माफ कर दो। फिर एस्ट्रोमैन स्पेस क्रैक को देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि अर्थ के ऊपर अभी भी यहाँ पे कोई पावरफुल बंदा होगा और उसे इसके बारे में पता नहीं होगा। इधर मेगाजॉर्ड पीछे घूम जाता है ये कहते हुए कि सब कुछ खत्म हो गया, अब रुकने का कोई फायदा नहीं है। और वो पावर रेंजर से कहता है कि हम लोगों ने यान को हल्के में ले लिया, अगर मुझे पता होता कि वो सब कुछ देख रहा है तो फिर मैं कुछ कहता ही नहीं। इधर यान लोगों से कहता है कि खत्म हो गया, चलो चल के प्रैक्टिस करो चल गए। अब इसके बाद एस्ट्रोमैन नीचे आता है और वो साथ में इन लोगों को भी लेके आया था रस्सी में बांध के। बेचारे आगे से कह रहे थे कि अर्थ बड़ी खतरनाक जगह है, मैं वापस नहीं आने वाला। ये तो कहो बिहार नहीं गए, नहीं तो वापस ही ना आ पाते। हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि एस्ट्रोमैन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जिंदा हो, हमें तो लगा था कि तुमने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया हम लोगों के लिए। इसके बाद वो अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि जाओ इन लोगों को आर्खम असाइलम के अंदर डाल दो, साले 2 दिन तक पगलाए फिरेंगे। एस्ट्रोमैन आगे से बताता है कि वो किस्मत से बच गया। इसके बाद वो प्रेसिडेंट से पूछता है कि इस बंदे ने जो अटैक किया था वो कौन था। प्रेसिडेंट आगे से बताता है कि वो सेकंड गॉड क्लास के हीरो ने किया था। एस्ट्रो को अभी तक पता नहीं था कि यहाँ पे यान बन चुका है सेकंड गॉड क्लास, इसीलिए वो कहता है कि पावर रेंजर्स ने किया। तो प्रेसिडेंट आगे से बताता है नहीं नहीं, वो लोग हार चुके थे, किसी नए बंदे ने उनकी जगह ले ली है। तो फिर एस्ट्रोमैन आगे से कहता है अगर मुझे मौका मिले तो फिर मैं उसके साथ लड़ना चाहूंगा क्योंकि उसने यहाँ पे एशियंट हीरो को हराया है। तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है 2 चट्टे मारूंगा मैं तुम्हें पता भी है उनकी लड़ाई को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी आधे से ज्यादा सिटी एलियंस के लिए सार्वजनिक शौचालय बन के स्पेस में घूम रही है और तुम चाहते हो कि हमने जो सब कुछ अभी तक बनाया है दोबारा डिस्ट्रॉय हो जाए। तो एस्ट्रोमैन आगे से कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे भी मेरे पास यहाँ पे करने के लिए काफी सारा काम है। प्रेसिडेंट आगे से कहता है काफी सारा काम से मतलब यहाँ पे तुम्हारा बेचारी हीरोइनों के ऊपर जुल्म ढाना है ना कि उन्हें कभी भी दोबारा शादी के लिए कोई लड़का ना मिले। एस्ट्रोमैन आगे से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई फक बॉय हूँ क्या जो इधर उधर घूमता रहूंगा? आई एम ए जेंटलमैन। प्रेसिडेंट आगे से कहता है वो हमें पता है कि तुम कितने जेंटलमैन हो। खैर इसके बाद एस्ट्रोमैन यहाँ पे पूछता है कि मॉन्स्टर हंटिंग कॉन्टेस्ट कब शुरू होगा। प्रेसिडेंट आगे से कहता है कि वो तो 2 महीनों में हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इसकी क्यों चिंता है? पहले यहाँ पे टॉप गॉड क्लास के हीरो बन के बैठो, क्या तुम्हें और कुछ भी चाहिए क्या? इस पे एस्ट्रोमैन आगे से बताता है उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक और बड़ी मुसीबत आने वाली है। प्रेसिडेंट आगे से पूछता है कि ये दोनों एलियन है क्या? तो एस्ट्रोमैन कहता है कि इनकी हालत ऐसे ही खराब है, बेचारे बुखार में डूबे हैं, ये दोबारा हमला करके क्या करेंगे? तो फिर प्रेसिडेंट को समझ में आ जाता है कि एस्ट्रोमैन यहाँ पे मॉन्स्टर किंग की बात कर रहा है। एस्ट्रोमैन उसे कहता है मुझे अभी भी लगता है कि साला वो बंदा अभी भी जिंदा होगा, द लीडर ऑफ द मॉन्स्टर, द किंग ऑफ किंग्स। इसके बाद अगला सीन 2 महीने के बाद का होता है। हम लोग आसमान में उड़ते हुए देखते हैं मॉन्स्टर हंटिंग कॉन्स्टर्स के एयर बलून्स। वहीं पे हम लोग यान को देखते हैं जिसने बहुत सारा सामान भरा था, बेसिकली बच्चों को अपने हाथों से बना के खिलाता है ना। वहीं पे अब ये यूपीआई का भी यूज करने लगा था। वहीं पे पीछे जितने भी लोग थे वो उसकी फोटो खींच रहे थे। कुछ लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि कौन स्ट्रांग होगा, एस्ट्रोमैन या फिर अपना ये काले लिबास वाला मुंडा? एक तो एस्ट्रोमैन को वोट करता है और दूसरा यान को, जिसके बाद ये दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। वहीं पे हम लोग यान को देखते हैं जो कि स्टोरेज रिंग का इस्तेमाल करता है सारा राशन रिंग के अंदर भरने के लिए, और सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है भी, अभी तक तो हमारे पास नहीं आई। इधर हम लोग यान को देखते हैं और वो जैसे ही मॉल से बाहर निकलता है तो फिर उसे दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ी परेड जिसके ऊपर एस्ट्रोमैन का पुतला लटका हुआ है और ये सब कुछ यहाँ पे मॉन्स्टर हंटिंग कॉन्टेस्ट के लिए हो रहा है। यार अपने मन के अंदर सोचता है कि साला इस दुनिया में हर एक दिन इतना अजीब क्यों बीतते जा रहा है मेरे लिए। वहीं पे हम लोग एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो कि आगे से बता रहे थे कि यहाँ पे जो भी हीरोज होते हैं वो मॉन्स्टर हंटिंग कॉन्टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं अपनी रैंकिंग को चेंज करने के लिए, और वो इसके लिए यहाँ पे 1 दिन के लिए सेलिब्रेट करते हैं। ये 1 हफ्ते का लॉन्ग इवेंट होता है जहाँ पे सभी लोग एकदम मौज मस्ती काटते हैं। उसी टाइम पे कैमरामैन आगे से कहता है दीदी पीछे देखो, पीछे दिकाले लिबास वाला मुंडा। न्यूज रिपोर्टर आगे से कहता कहाँ है कहाँ है कहाँ है, लेकिन तब तक यान उठ के वहां से गायब हो चुका था और वो लोग बस हवा में ही देखते रह जाते हैं। यान अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं इतना ज्यादा फेमस हो गया क्या, इस साला सब लोग एक झलक देखने के लिए मुझे तरस रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे मॉन्स्टर रैंक्स के बारे में बताया जाता है जो कि हीरो रैंक्स के ही एकदम मिलजुल होती हैं, जैसे कि लेजेंड रैंक, मिथिकल रैंक, डेमी गॉड एंड गॉड क्लास। लेकिन सबसे दिक्कत बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर होते हैं जो कि गॉड क्लास के भी ऊपर के लेवल के होते हैं, जिन्हें किंग ऑफ किंग्स कहा जाता है, और ये एशियंट हीरो से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये जो किंग ऑफ किंग्स है ये सिर्फ अभी तक एक ही बार देखा गया है, इसलिए इसके बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और एस्ट्रोमैन ने जैसा कि बताया कि अभी भी यहाँ पे किंग ऑफ किंग्स जिंदा हो सकता है, तो ये अलायंस वाले काफी ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन इन्हें चिंता भी नहीं थी क्योंकि एस्ट्रोमैन अभी यहाँ पे है और कई सारे भी गॉड क्लास हीरोज हैं, तो फिर सब कुछ संभाल ही लेंगे। प्रेसिडेंट आगे से कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन एशियंट हीरोज चाहते होने के साथ साथ डरावने भी हैं। अगर ये लोग आपस में लड़ाई करते हैं और ये धमाके की वजह से हमारी दुनिया भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसलिए प्रेसिडेंट आगे से कहता है कि सभी लोगों को बता दो कि हम लोग सुपर ह्यूमन अलायंस के अंदर एक मीटिंग
मीटिंग रखने वाले हैं और सभी लोगों को यहाँ पे आना है ताकि वो लोग बैटल को काफी अच्छे से डिस्कस कर सके कि कैसे लड़ाई करनी है, इससे जितना कम हो सके उतना ज्यादा कम नुकसान हो। असिस्टेंट आगे से कहता है कि मैं तो मेल सेंड कर दूंगा, लेकिन वो आएंगे या नहीं आएंगे ये उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट आगे से कहता है भागते हुए आएंगे क्योंकि ये इमरजेंसी है, नहीं तो उनकी हीरो रहेंगे हम गिरा नहीं देंगे। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे यान का सेक्ट का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पे गेट के बाहर स्टॉल लगे हुए थे, डीप फ्राइड मॉन्स्टर मीट और कुछ दमदार चीजें। वहीं पे हम लोग सौलो को देखते हैं जो कि शॉर्ट पे उड़ना सीख चुकी थी, इसलिए वो शॉर्ट पे उड़ रही थी। अब यहाँ पे कई सारे डिसेबल थे जो कि ठीक से की भी यूज नहीं कर पा रहे थे। अब इसके बाद हम लोग जिहाओ को देखते हैं और लैन की भी ने, और इन लोगों ने भी शॉर्ट पे उड़ना सीख लिया था, इसीलिए कई सारे लोग इनके ऊपर बैठ के मजे ले रहे थे उड़ने का। और जानते हो इन लोगों ने इस सर्विस को क्या नाम दिया था? शॉर्ट एयरलाइन सर्विस। बिजनेस बढ़िया है, बस एग्जीक्यूशन की कमी है। अब इसके बाद हम लोग मैंग को देखते हैं जो कि यान से पूछते हैं कि तुम सारा सामान खरीद लाए। यान आगे से कहता है कि मैंने दुनिया के सारे सुपरमार्केट घूम लिए लेकिन अभी तक मेरी स्टोरेज रिंग फिल नहीं हुई है। मैंग उसे कहती है ऐसा लगता है कि तुम हमारी दुनिया से अब थोड़ा बहुत फेमिलियर हो चुके हो। यान उसे कहता है हाँ बस बेसिक के बारे में समझ चुका हूँ। यान उसे पूछता है कि तुम क्या देख रही हो, तो मैंग आगे से कहती है किसी ऐसे को जो कि फालतू की बकवास पे ले जा रहा है। ये जो बकवास थी ये कुछ भी नहीं थी, बस एस्ट्रोमैन का इंटरव्यू था जहाँ पे इंटरव्यूअर आगे से पूछता है कि हमें पता चला है कि आप हाल ही में वापस आए हैं अंडरटेकर की तरह, और हमने ये भी सुना है कि आप इस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एस्ट्रोमैन आगे से कहता है मैं नहीं करने वाला हूँ, मेरी ये जूनियर सिस्टर्स करेंगी। तो इंटरव्यूअर आगे से पूछता है तो फिर आपकी जूनियर सिस्टर्स को यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। एस्ट्रोमैन आगे से कहता है ऑफ कोर्स ये टॉप 10 के अंदर होंगी ही लीडर बोर्ड के अंदर। इसके बाद इंटरव्यूअर यहाँ पे पूछता है कि आपने ये भी बताया कि यहाँ पे एक दूसरा एलियन क्राइसिस हो सकता है। तो एस्ट्रोमैन आगे से कहता है कि वो तो मैंने ऐसा ही कह दिया था, बियर के नशे में था। और वो मन के अंदर सोचता है कि जितना इन लोगों को कम बताऊंगा उतना ये लोग कम घबराएंगे। इसके बाद इंटरव्यूअर यहाँ पे एस्ट्रोमैन से पूछता है कि तुम और यान में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। एस्ट्रोमैन आगे से कहता है कि जब तक मैं उसे भिड़ता नहीं तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा, लेकिन मेरा इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लड़ना फड़ना एकदम गंदी बात होती है। अगर मैं उसे मिलूंगा तो फिर मैं उसे यही कहूंगा कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है। और ये कहते हुए ये लड़कियों को और ज्यादा खींच के दबा रहा था। हरामी सालिया। यानी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये कौन सा तरीका सिखाएगा मुझे जिंदगी जीने का, और वो इसे घटिया कह के फोन फेंक के वहां से चला जाता है। इसके बाद ये अनमेंग से पूछता है कि ये कौन सा कॉन्टेस्ट है भाई जो कि तुम्हारे दुनिया वाले बिल्कुल एक किसी त्योहार की तरह इसे मनाना चाहते हैं। मैं आगे से बताती है कि इसे मॉन्स्टर हंटिंग कॉन्टेस्ट कहा जाता है। हर 3 साल में एक बार यहाँ पे मॉन्स्टर आउटब्रेक होता है। ये बिल्कुल बीस्ट टाइड की तरह है जो मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर होती है, बिल्कुल तुम्हारी दुनिया की तरह। यान उसे कहता है कि तो फिर इसे बदल के बीस्ट टाइड के अंदर क्यों नहीं कर देते, मॉन्स्टर हंटिंग कहने का क्या फायदा है। खैर आगे बताते हैं कि उन लोगों ने पिछले वाले कॉन्टेस्ट के अंदर हिस्सा लिया था और एकदम लास्ट पे आए थे, जमीन चाट रहे थे ये लोग। इतना काफी नहीं था तो इस चीज को नाइटमेयर बनाने के लिए मैंग के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ गया, तो वो भी नहा धो के उसे खाने के लिए, और इसने पूरे संसार के सामने अपनी अकेडमी का नाम डुबा दिया। इसलिए मैंग यहाँ पे यान से कहती है कि हम लोगों को इस बार इस कॉन्टेस्ट के अंदर हिस्सा लेने दो, हम लोगों की कल्टीवेशन काफी ज्यादा ठीक ठाक है। यान साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि लड़ना धड़ना तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए ठीक नहीं है, और वैसे भी इस एरिया के अंदर कई सारे स्कूल है, वो लोग हमारी जगह पे हिस्सा ले लेंगे। इनकी बातें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो स्किप कर देता। खैर मैंग यान को आगे भी बताती है कि ये जो अकेडमीज है ये पूरी दुनिया के अंदर अनगिनत भरी पड़ी है। ये अकेडमीज यहाँ पे आने वाले फ्यूचर को दिखाती है। ये नहीं गॉड क्लास के जो हीरोज होते हैं वो भी इन्हीं अकेडमीज के स्टूडेंट रहे होते हैं। साथ ही में इन सुपर हीरोज का जो कॉम्बैट टाइप होता है वो भी डिवाइड होता है रीजनल डिवाइडेशन में, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। आगे से हैरान होते हुए कहता है कि ये तो जाति भाव है। खैर मैंग हम लोगों को आगे बताती है कि यहाँ पे 4 फेमस अकेडमीज हैं, जैसे कि सुपर निंजा अकेडमी जो कि ईस्ट में है। ये लोग ज्यादातर निंजा लाइक वॉरियर्स को भी ट्रेन करते हैं, जैसे कि अपने पावर रेंजर्स। इसके बाद विजार्ड अकेडमी ऑफ मैजिक जो कि वेस्ट के अंदर है, और ये ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं जो कि मेटल मेज टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारी लैंड की। इसके बाद नॉर्थ में आ जाता है दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर ह्यूमन इंस्टीट्यूट, जो कि ऐसे सुपर हीरोज को ट्रेन करते हैं जो कि एकदम टाइट चड्डी पहन के घूमते हैं, साले या अश्लील हैं। इसके बाद ये लोग आ जाते हैं साउथ में, बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग और एकदम लो बजट वाली पावर्स, जब तक यान यहाँ पे नहीं आया था। और यान कहने के बाद ये लोग बेहतर बन गए और एकदम बेस्ट है इतनी समय। इसीलिए मैं यान से कहती है कि हम लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने दो, लेकिन यान मना कर देता है, ये कहते हुए कि कल्टीवेशन पे ध्यान दो, जस्ट लाइक इंडियन पेरेंट्स पढ़ाई पे ध्यान दो। तो फिर मैं अभी भी नहीं रुकती और ये आगे से मोह माया का लालच देती है यान को। यान को बताती है अगर वो लोग यहाँ पे लीडर बोर्ड के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं तो फिर यान का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया जाएगा जो कि दुनिया के सेंटर में लगाया जाएगा। इससे उन लोगों के सेक्ट की काफी ज्यादा प्रमोशन होगी। इतना ही नहीं, यान के जो फिगरिन्स होंगे वो भी बिकने लगेंगे। जगह जगह पे बच्चे उसके टॉयज को खरीदेंगे और कॉस्प्ले करेंगे, जैसे कि रेनबो रेंजर्स की
के लिए लोग करते हैं और साथ ही में यान को यहाँ पे कई सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि कई सारे टन किलो सोना। मैंग को लगा था कि यान ये लालच देख के फिसल जाएगा, लेकिन यान कहता है पढ़ाई करो जाके। तो फिर मैंग के आगे से आंसू निकल आते हैं और यान दोबारा कहता है पढ़ाई करो जाके। इसके बाद अगला सीन मैजिक एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स का होता है जो कि झाड़ू पे उड़ रहे थे। बच्चा आगे से कहता है मम्मी देखो यार, जिससे तुम मुझे पीटते हो ये लोग उससे उड़ रहे हैं, ये झाड़ू नहीं दिलाए मुझे कभी। खैर ये जो चश्मे वाली है इसे याद रखो, यही मेन है। ये लोग यहाँ से सीधा साउथर्न सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, यानी कि हमारी वाली एकेडमी की तरफ। और इन लोगों ने सुना था कि यहाँ पे साउथ सिटी की जो अकेडमी है वो काफी ज्यादा ताकतवर होती जा रही है। उन लोगों ने अपने अकेडमी का नाम भी बदल दिया है, सेलेस्टियल लेडी सेक्ट करके बुला रहे हैं उसे। लेकिन ये लड़की आगे से उन्हें बिल्कुल भी शिट नहीं देती है, ये कहते हुए क्या फर्क पड़ता है, उनका टीचर स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग होंगे। वो पहले भी पत्थर की मूरत थे और अभी भी होंगे। इसके बाद लोग हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं लैनकी से मिलने के लिए। फिर जब ये लड़कियां हॉस्पिटल पहुंचती है तो फिर इन्हें पता चलता है कि लैनकी रिटायर हो रही है, यानी कि अब वो और ज्यादा हीरो नहीं रहेगी। ये सब कुछ ये लोग चिल्ला के कहते हैं तो लैनकी कहती है कि चिल्ला काहे रही हो, कान के पर्दे ऐसे ही ढीले हैं, तोड़ ही दोगी क्या। लैनकी इन लोगों से कहती है कि उसने अपना फैसला कर लिया है कि अब वो यहाँ पे रिटायर होने वाली है, अब इस दुनिया के अंदर और ज्यादा वो रहना नहीं चाहती। ये लोग आगे से लैनकी को ये सब करने के लिए मना कर रहे थे, ये कहते हुए कि वही उनके स्कूल के अंदर एकदम पावरफुल मेज है, अगर वो रिटायर हो जाएगी तो फिर उन लोगों की जो रेपुटेशन है वो कम हो जाएगी, इनकी एकेडमी सेकंड रेट से और ज्यादा नीचे जा सकती है। लैनकी इनसे साफ कह देती है कि मस्का लगाने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। मैंने तो पहले ही यहाँ पे तैयारी कर ली है रिजिग्नेशन लेटर भिजवाने के अलायंस को, यहाँ तक कि मेरा असिस्टेंट यहाँ पे सब कुछ तैयारी भी कर रहा है। मैं तुम्हें एक फनी चीज बताऊं, जिसमें यहाँ पे जो लिख रहा है वो कोई रजिग्नेशन लेटर नहीं बल्कि मैरिज रजिस्ट्री है, शादी के लिए अवेलेबल। इसके बाद सभी मेजेस आपस में बात करते हुए कहते हैं अगर सिस्टरलैंड यहाँ पे रिटायर हो जाएंगे और दुनिया के ऊपर दोबारा कोई मुसीबत आ गई तो फिर वो लोग उस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे। लैन के आगे से ये कहती है कि ये सालों से ही चला आ रहा है और ऊपर से ये जो मॉन्स्टर आउटब्रेक होता है ये सिर्फ हम लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया है, क्योंकि हम बोर पड़े रहते हैं। बेचारों हीरोज के पास कोई काम धंधा नहीं है तो वो लोग इसी में ही मस्ती मौज काट लेते हैं। और रही बात एलियन इन्वेशन की, तो साला वो हर साल करते हैं, अभी तक कुछ उखाड़ नहीं पाए। लड़की आगे से कहती है कि हाँ वो इतने ज्यादा लगे हैं कि टीम रॉकेट से भी बदतर हैं, हर साल आके हमला करते हैं और कुछ उखाड़ नहीं पाते। ये तो उनकी किस्मत अच्छी है कि हम लोग उल्टा हमला नहीं करते उन पे। लेकिन उसी टाइम पे वो चश्मे वाली लड़की लैनकी को बताती है कि उसका भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट के असिस्टेंट की तरह काम करता है और उसने यहाँ पे उन्हें बात करते हुए सुना था कि वो लोग किसी मॉन्स्टर किंग के बारे में बात कर रहे हैं जो दोबारा आने वाला है। लैनकी आगे से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि ये सच में इन्फॉर्मेशन रिलायबल है। मीज आगे से कहती है ऑफ कोर्स, मेरे भाई ने कभी झूठ नहीं बोला। चश्मिश भी आगे से कहता है कि हीरो अलायंस ने मुझे यहाँ पे फोन करके बताया कि हम एक हीरो मीटिंग रखने वाले हैं और सभी हीरोज को आना है। लैनकी अपने मन के अंदर यही सोचती है अगर ये वाली बात बिल्कुल सच है तो फिर ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि मॉन्स्टर किंग्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनसे लड़ने में आंखें बाहर आ जाती है। इसके बाद लैन उन लड़कियों से कहती है कि तुम वापस अकेडमी चले जाओ और मेरे मैसेज तक इंतजार करो। ये लोग खुश होकर पूछते हैं इसका मतलब ये हुआ कि तुम रिटायर नहीं कर रही हो। लैनकी आगे से कहती है तब तक जब तक कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल जाता। फिर वो चश्मे से कहती है कि तुम मेरे साथ चलोगे किसी से मिलने के लिए। अब तक तुमने गेस कर ही लिया होगा कि ये लोग किससे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो फिर हम लोग लैनकी को देखते हैं जो दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी, लेकिन चश्मिश के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। वो पैर पकड़ के कहता है कि मैं अंदर नहीं जाने वाला, अगर हम लोग अंदर कदम रखेंगे तो कभी वापस नहीं आएंगे। लैनकी उसे कहती है कि मेरा पैर छोड़ो, अगर नहीं चलना है तो ना चलो, मैं यहाँ पे उसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। उसकी मदद से शायद हम लोग यहाँ पे एक झटके के अंदर ही किंग ऑफ किंग्स को मार सकते हैं। लेकिन चश्मिश अभी भी नहीं मान रहा, जिसके बाद वो एक नजर उठा के गेट की तरफ देखता है तो फिर उसे यैन का ऑरा महसूस होता है। वो आगे से कहता है कि जैसे हम लोग अंदर कदम रखेंगे तो एक झटके के अंदर मारे जाएंगे। इसके बाद लोग जब आसपास देखते हैं तो फिर इन्हें पता चलता है कि आसपास एक भी स्टूडेंट नहीं है, और तभी वहाँ पे स्टूडेंट आ जाते हैं और ये है चंगो मंगू पार्ट 2। लैनकी इन लोगों को आवाज लगा के बुलाती है तो ये लोग उसकी तरफ देख के सोचते हैं ये रिलीज हो गई हॉस्पिटल से, चलो बढ़िया है। इसके बाद लैन इन लोगों से पूछती है कि वो यैन से मिलना चाहती है, कैसे मिल पाएंगे ये लोग। तो चंगो मंगो आगे से बताते हैं कि तुम्हें यहाँ से क्लास 1 जाना पड़ेगा क्योंकि वो उनका ही होमरूम टीचर है, हमारा कोई और है। इसमें से लोगों से पूछता है कि तुम लोगों का डेली रूटीन क्या है भाई। तो ये आगे से बताते हैं हमारा डेली रूटीन ज्यादा कुछ थोड़ी नहीं है, सेट के रूल्स हमें कॉपी करने पड़ते हैं 10 या 1000 बार महीने के अंदर 3-6 बार, और इन सभी को कॉपी करने के बाद हम लोगों को ये सबमिट भी करना पड़ता है प्रूफ के तौर पे, नहीं तो सजा मिलती है। इसके बाद लोग बाइक के यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इन दोनों के तोते उड़ जाते हैं। यही सोचते हैं अगर इस तरीके से पावर मिलती है तो फिर इंडिया के बच्चे अब तक तो आग मूत रहे होने चाहिए थे, अभी तक उन्होंने कुछ उखाड़ा क्यों नहीं। लैनकी आगे से हैरान होते हुए कहती है ये कौन सा तरीका है भाई सुपर पावर सिखाने का। चश्मिश आगे से कहता है जैसा भी हो लेकिन खौफनाक बहुत है। इसके बाद हम लोग मैंग को देखते हैं जो कि अपनी हायाबुसा से इन लोगों की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, और वो जैसे इनके पास पहुंचती है तो वो अपनी हायाबुसा से इनके ऊपर व्हीली मारती है अपनी स्वॉर्ड से। मैंग सीधे पूछती है कि ये क्या बवाल चीज है, तो मैंग आगे से बताती है ये कुछ भी नहीं है, बस इंपीरियल स्वॉर्ड आर्ट है,
है, इसकी मदद से हम लोग शॉर्ट को सीधा उड़न खटोला बना लेते हैं। साथ ही में मैं इन लोगों को यहाँ पे अपना डेमो भी दिखा रही थी, शॉर्ट को इधर उधर कंट्रोल करते हुए। लैन इनसे पूछती है तुम्हें पता था कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं? मैं आगे से बताती है कि मास्टर ने बता दिया था कि कुछ छिछोरे लोग गली के बाहर घूम रहे हैं, पैसे दे देना भाग जाएंगे। इससे इन दोनों को एक झटका लगता है कि इतनी दूर से होने के बावजूद यान को पता चल गया कि ये उसके गली के पास भटक रहे हैं। मैं उसे कहती है मुझे पता है कि तुम यहाँ पे यान से मिलने के लिए आए हो, तो फिर चलो अंदर चलते हैं। लेकिन ये जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ते हैं तो फिर इन्हें यान का ऑरा महसूस होता है और एक सेकंड के लिए लैन को भी लगता है कि पीछे कदम ले लेने चाहिए। मैं पीछे मुड़ के देखती है और पूछती है कि आप आगे नहीं बढ़े? लैन आगे से कहती है कुछ भी नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे इन लोगों को रास्ता दिखाते हुए कहती है कि चिंता न करिए, मास्टर कोई बेवकूफ इंसान नहीं है जो आता ही किसी के ऊपर हमला कर दे, खासकर किसी ऐसे के ऊपर जो अभी ही अस्पताल से बाहर निकला हो। इसके बाद मैं इन लोगों को यहाँ पे यान के दरवाजे के पास छोड़ देती है और हमें सीनरी दिखाई जाती है जहाँ पे यान का कमरा था और ये आसमान से ऊपर आ गए हैं टेलीपोर्टेशन के जरिए। और ऑफ कोर्स ये किया धरा हमारे यान का ही है। इसके बाद हम लोग लैन को यान के कमरे में देखते हैं जहाँ पे यान इसे अपनी चाय ऑफर करता है, वो भी स्पेशल इंग्रेडिएंट के साथ में। लैन जैसे ही चाय को पीती है तो वो कहती है बड़ी अच्छी चाय है यार, एक और मिल सकती है? यान उसके लिए सर्व करते हुए कहता है कि ये कोई ऐरी गैरी चाय नहीं, ये मेडिटेशन टी है। ये तुम्हारी बॉडी को हेल्दी और तुम्हारे दिमाग को शांत रखा है, जिसकी मदद से तुम थोड़ा लंबा जी सकते हो। उसकी एक चुस्की तुम्हें 30 साल का वरदान देगी। लैन आगे से कहती है सच में? तो फिर मुझे और ज्यादा दो, और क्या तुम मेरे लिए इसे पैक करके भी दे सकते हो? मैं थोड़ा सा लंबा जीना चाहती हूँ विद अ गुड फिगर। यान उसे कहता है कि ये बिकाऊ नहीं है, सिर्फ गेस्ट को दी जाती है। पहली बार आई हो इसीलिए दे रहा हूँ, दूसरी बार आओगी तो पानी ही दूंगा, वो भी ठंडा। लैन अपना प्लान बताती है कि वो ये जो पैक करी चाय लेके जाना चाहती थी वो इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करती और इसके अंदर जो कंपोजिशन है यानी कि वही तत्व वत्व उनके बारे में पता लगा कि थोड़ा और ज्यादा लंबा जी लेती। यान उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, मॉडल्स यहाँ पे सिर्फ 200 से 300 साल जीते हैं। अगर उन्हें अपनी लाइफ को बढ़ाना है तो फिर उन्हें की रिफाइनिंग स्टेज पे जाना पड़ेगा। लैन उसे पूछती है कि ये तुम्हारे की रिफाइनिंग का क्या मतलब होता है? तो यान उसे बताता है कि ये इमॉर्टल कल्टीवेशन के लिए फाउंडेशन की तरह है। इसके बाद यान सीधा मुद्दे पे आता है और उसे कहता है कि बताओ किस लिए आई हो। इससे लैन को भी याद आता है कि वो यहाँ पे जवानी के चक्कर में काम को भूली गई थी। अब इसके बाद हम लोग चश्मिश को देखते हैं जिसकी आंखें बाहर आ रही थी यान की सीनरी को देख के। वो आगे से चीखते हुए कहता है कि ये क्या चीज है, ये हवा में कैसे उड़ रही है इतनी बड़ी चट्टान? जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग टेलीपोर्ट करके आए हैं, तो फिर ये जब टेलीपोर्ट करे थे तो फिर ये सीधा एकेडमी के अंदर नहीं आए थे, सीधा यान के एक छोटी सी दुनिया के अंदर आ गए थे जिसको यान ने बनाया है। मैंग चश्मिश को बताती है कि मास्टर ने सोचा था कि वो एकेडमी को अर्थ पे ही रखें, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या आया, उन्होंने इस पूरी एकेडमी को यहाँ पे रिलोकेट कर दिया और ऊपर की तरफ बैरियर भी बने हुए हैं ताकि कोई बाहर ही अंदर ना घुस सके। इसके बाद मैं यहाँ पे सब लोगों के घर घर के बारे में बता रहे थे कि ये वाली गुफा यान की है और वो वाली हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। और जब से यान ने इस जगह को बनाया तो फिर यहाँ का एरिया अर्थ के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा बन गया। बड़े से मेरा मतलब इन्फिनाइट। मैं के मुताबिक यहाँ पे जो भी चीजें उड़ रही है वो सभी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से उड़ रही है, जो हजारों सालों की एनर्जी से यहाँ पे बनी हुई है। और जब ये लोग यहाँ पे खुद को इमॉर्टल कल्टीवेशन पे अपने आप को पहुंचा लेंगे तो फिर इन लोगों को इनकी खुद की गुफा मिल जाएगी जो कि इनका अपना वर्ल्ड होगा। जिसमें स्मेंग से कहता है कि ये सब देखने के बाद मैं सबसे पहले अपने चश्मे तोड़ के आंखों में घुसाना चाहूंगा, और दूसरी ये वाली बात कि तुम्हारी एकेडमी सबसे ज्यादा रईस एकेडमी है जो मैंने अभी तक देखी है। इसके बाद चश्मे पीछे मुड़ता है और एक पोर्टल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये क्या चीज है। मैंग उसे बताती है कि इसका नाम टियानजुआन गेट है और इसके जरिए तुम कहीं भी पहुंच सकते हो, कहीं भी, गीजा के पिरामिड से लेके मुमताज के कवर तक, हर जगह। इसके बाद हम लोग इन दोनों पे दोबारा आ जाते हैं और यहाँ पे लैन ने यान को सब कुछ समझा दिया था जो मैंने तुम्हें अभी तक बताई है, तो फिर बातें खींचने की जरूरत नहीं है। यान आगे से कहता है कि मेरे आने से पहले तुम लोग संभाल रहे थे ना, तो मेरे बिना भी संभाल लोगे? लैन कहती है संभाल तो लेंगे लेकिन तबाही और समय दोनों ज्यादा लगेंगे। यान उसे कहता है ठीक है, अगर मैं ये काम कर देता हूँ तो वो शांति दोबारा आ जाएगी ना? लैन उसे कहती है ऑफ कोर्स। तो यान उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपनी थोड़ी बहुत पावर दूंगा, तुम उससे ऐश कर लेना। तो फिर लैन यान से पूछती है कि तुम कॉन्टेस्ट के अंदर हिस्सा लोगे ना? यान साफ मना कर देता है कि कहते हैं कि जब मैं चुटकी बजा के उसे मार सकता हूँ तो फिर इस तरीके से खेलने कूदने का क्या ही फायदा? तुम्हें पता है कि वो किंग ऑफ किंग्स कहाँ पे है? मैं अभी मार के आता हूँ उसे। लैन आगे से कहती है कोई अंदाजा नहीं है कहाँ है वो। जब एस्ट्रोमैन उसे भिड़ा था तब से लेके अब तक कोई जानकारी नहीं है उनके बारे में। यान उसे कहता है कि मैं एक झटके के अंदर उसे मार सकता हूँ डिवाइन सेंस का यूज करके, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे है। क्या तुम्हारे साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चीज नहीं है जिससे मुझे पता चल लगे कि वो कहाँ पे है? कोई भी उसकी चीज बीज अगर मुझे पता नहीं होगा कि वो कैसा दिखता है तो फिर मैं उसे ढूंढ कैसे पाऊंगा? इस तरीके से मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लैन से साफ कहती है कि वो लोग यहाँ पे किंग ऑफ किंग्स के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। यान आगे से हाथ जोड़ देता है ये कहते हुए कि फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता और ना मैं इस घटिया कॉन्टेस्ट के अंदर हिस्सा लूंगा, मेरे पास पहले से ही कई सारे काम है। लैन अपने मन के अंदर सोचती है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये साला इतना ज्यादा सनातनी हो, ना पैसों के लिए प्रेम है, ना ही लोभ का भाव, और काम वासना का तो नामो निशान नहीं है, यानी कि लड़कियां। इतना ये परफेक्ट नहीं हो सकता है, ये पक्का किसी न किसी चीज के बारे में चिंता करता ही होगा। और थोड़ी देर बुद्धि दौड़ाने के बाद लैन को याद आता है कि यान के लिए सबसे जरूरी चीज
उसका सेक्ट है। इसलिए लैन भी यहाँ पे यान को वही गोली देने की कोशिश करती है जो मैंग ने देने की कोशिश की थी, ये कहते हुए कि अगर तुम इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लोगे तो फिर तुम्हारा सेक्टर डबल हो जाएगा। यान उससे कहता है कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी इमोर्टल कल्टीवेशन यहाँ पे किस्मत के ऊपर डिपेंड करती है। किस्मत से मतलब हमारी वाली किस्मत नहीं जिसको हम लोग डेली गाली देते हैं, वो वाली किस्मत जो किसी के बस में नहीं है। यान कहता है अगर वो लोग सीखना चाहते हैं तो फिर मैं उन्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं तो फिर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और वैसे भी हर कोई यहाँ पे इमोर्टल नहीं बन सकता है। लैन चिढ़ते हुए अपने मन के अंदर सोचती है, अच्छा गौतम बुद्धा का यही है सबसे बड़ा शिष्य। साला मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम बैंक करप्ट हो जाओ, सारे पैसे तुम्हारे लूट जाए, विजय माल्या के तुम्हें दोबारा लूट जाए। इसके बाद लैन यहाँ पे यान को घूरने लगती है और 2 मिनट तक वो उसे घूरती रहती है। लैन उसे कहता है ठीक है, अगर किंग ऑफ किफ यहाँ पे मारा जाता है तो फिर क्या मुझे शांति मिल सकती है? लैन उसे कहती है ऑफ कोर्स, हम दोबारा तुम्हें पूछेंगे भी नहीं, भूल जाएंगे कि तुम यहाँ पे थे। लैन उसे कहता है ठीक है, मैं और मेरे डिसाइपल कॉन्टेस्ट के अंदर हिस्सा लेंगे और तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन सिर्फ एक बार, इसके बाद मैं किसी का कोई कहना नहीं सुनूंगा। लैन कहती है आगे से डील, हम भी कुछ भी नहीं कहेंगे। लैन आगे से पूछती है पक्का ना? यान आगे से कहता है कि मेरा वचन ये मेरा शासन, और वैसे भी तुम मेरे मेहमान हो तो फिर झूठ क्यों ही बोलूंगा। लैन की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि अगर एक बार तुम बस यहाँ पे किंग ऑफ किंग्स को मार दो तो अगर दोबारा कोई तुम्हें परेशान करने भी आएगा तो फिर मैं उसको मार दूंगी। और इसी तरीके से लैन की यहाँ पे दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी को किंग ऑफ किंग्स को मारने के लिए मना लेती है। और लैन ये सब कुछ इसीलिए कर रहा था ताकि उसे इन सभी चीजों से मुक्ति मिल सके और शांति मिले। फिर इसके बाद हम लोग यान और लैन की को देखते हैं जो कि यहाँ पे सुपर ह्यूमन अलायंस के सामने खड़े थे। ये लोग यहाँ पे इसीलिए आए थे क्योंकि अलायंस के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है किंग ऑफ किंग्स के लिए कि कैसे वो लोग निपटेंगे। और हम लोग यान को देखते हैं और इसने पहली बार कोट पहना था भाई। फिर इसके बाद वो लोग अलायंस के अंदर जाने लगते हैं और यान अभी भी उड़ रहा था, ये भाई चल नहीं रहा, ये सिर्फ उड़ता है। फिर इसके बाद हम लोग अलायंस के अंदर देखते हैं जहाँ पे हर कोई सुपर हीरो ही था और सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि किंग ऑफ किंग्स अभी भी जिंदा है। ऐसा लगता है कि हमें उसे दोबारा एक बार फाइट करनी पड़ेगी और दोबारा अपनी हड्डी तोड़वानी पड़ेगी। इधर एस्ट्रोमैन पावर रेंजर से कहता है यार तुम्हें तो बहुत बुरी तरीके से पीला गया यार, मैंने तो सुना था कि तुम 2 महीनों के लिए 2 साल के लिए कोमा में भी थे। और एस्ट्रोमैन यहाँ पे इन्हें सहानुभूति देने की जगह पे इनकी बेइज्जती करता है, ये कहते हुए मुझे पता था कि तुम लोग इतने कमजोर हो, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतने कमजोर होगे कि इतनी बुरी तरीके से पीटे जाओगे। रेड रेंजर उसे कहता है अरे वाह, तुम तो देखो ऐसे बातें करो, कभी सामना किया है उस बवाल चीज का जिससे हम लोग जिंदा बच के आए हैं। एस्ट्रोमैन अभी भी आगे से यही कहता है कि कोई फायदा नहीं, कमजोर सिर्फ कमजोर बातें ही करते हैं। हालांकि इसकी नजर जैसे ही पिंक रेंजर के ऊपर पड़ती तो उससे कहता है हाय कैसी हो। पिंक रेंजर आगे से शर्माते हुए कहती है कि पास बिना ना कैंची से लोहे का औजार काट दूंगी मैं। बेचारे को पता भी नहीं होगा कि ये एक रोबोट के साथ सोई है। इसके बाद हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं जो आगे से वही बात बता रहे थे जो मैं 6 बार बता चुका हूँ, लेकिन उसका असिस्टेंट यहाँ पे हमें नई बात बताता है कि हमारा फ्लोरी आर्मरमैन गायब हो चुका है, ब्लू स्टार भी गायब हो चुका है और साथ ही में सिस्टर लाइन यहाँ पे रिजाइन कर चुकी है। इसलिए हम लोगों के पास यहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग बचे हुए हैं जो कि हमारी मदद कर सकते हैं। ये लोग यान के बारे में भी बात करते हैं कि ये लोग अभी तक उसे कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगले ही पल दरवाजे से यान और लैन दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। एस्ट्रोमैन जैसे ही यान को देखता है तो वो एक झटके में उसे स्कैन कर लेता है और इसे भी यही लगता है कि यान के पास कोई भी सुपर पावर नहीं और उसकी बैटल पावर सिर्फ यहाँ पे 5 है। पीछे से ये तीनों एक साथ कहते हैं कि हमें भी यही लगा था जब तक उड़ता तीर पिछवाड़े में नहीं घुसा था। एस्ट्रोमैन की जैसे ही नजर यहाँ पे लैन के ऊपर पड़ती है तो वो जल्दी से उड़ते हुए जाता है और एक सुपर हीरो के सर के ऊपर जो फूल लगा हुआ था उसे तोड़ के घुटनों पे बैठ के लैन की को प्रपोज करते हुए कहता है कि काफी ज्यादा टाइम हो गया, तुम और ज्यादा सुंदर हो गई हो। लेकिन हम लोग लैन की को देखते हैं जो कि आगे से उस फ्लावर के ऊपर एक स्लैश मारती है तो उसकी पंखुड़ी उड़ते हुए जाती है और एक केले के 2 टुकड़े कर देती है। और लैन की एस्ट्रोमैन से कहती है वो केला दिखाई दे रहा है, दोबारा मेरे करीब भी आए तो तुम्हारे नुन्नू के साथ भी यही होगा। ये मत समझना कि सारी लड़कियां बेवकूफ होती हैं। इससे एस्ट्रोमैन अपना सामान छुपा लेता है क्योंकि एक ही तो है लोहे का, भाई तेरे तो रिप्लेस हो जाएंगे, तू क्यों डर रहा है। फिर इसके बाद प्रेसिडेंट आगे खड़ा होता है और उन लोगों से कहता है लड़ाई दंगा नहीं भाई, इस चीज के लाए उस चीज पे बात करते हैं। हमें लगता है कि किंग ऑफ मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है और ये मीटिंग यहाँ पे सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि हम लोग उसके बारे में पता लगाए कि वो कहाँ पे छुपा हुआ है और उसे मार के दोबारा चैन और अमान की शुरुआत करें। इसके अगले सीन में हमें बताया जाता है इसी प्लेनेट के ऊपर यानी कि अर्थ के ऊपर कोई गुमनाम जगह, ये रोम है भाई, कोई गुमनाम जगह नहीं, सबसे फेमस लेकिन अभी के लिए गुमनाम है। यहाँ पे टोटल 4 किंग ऑफ मॉन्स्टर हैं जिनमें से पहले का नाम है किंग ऑफ ककून और वो आगे से एलियंस की फाइट देखते हुए कहता है कि ये तो झटके के अंदर हार गए भाई, ये अपने आप को क्या समझ के चले थे कि अर्थ के ऊपर ये कब्जा कर लेंगे। इसके बाद हम लोग एक दूसरे मॉन्स्टर किंग को देखते हैं और इसको तुम लोग क्वीन गॉडेस कह सकते हो। ये आगे से कहता है कि एलियन तो बेचारे झटके के अंदर हारे गए, पता नहीं हमारा हाल क्या होगा। इसके बाद हम लोग तीसरे मेंबर से मिलते हैं और इसको तुम लोग यहाँ पे किंग ऑफ ईज कह सकते हो और ये भी आगे से एलियन की बेइज्जती करते हुए कहता है कि हमारे और हीरोज के बीच में लड़ाई सदियों तक चलती आई और अभी तक कोई भी एकदम क्लियरली जीता नहीं है। मेरा फोरफादर उनके हाथों मारा गया और इन बेवकूफों को लगता है कि ये थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी के साथ में अर्थ के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद हमारी मुलाकात चौथे से होती है और तुम इसको किंग नेस्टी कह सकते हो यानी कि शैतान, ये भी आगे से उनकी बेइज्जती ही करता है। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है द किंग ऑफ किंग्स थे यानी इन चारों का राजा जो कि उन
लोगों से कहता है कि फालतू की बकवास बंद करो, हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं और ये अपने मॉन्स्टर सेवरन लिए लंबे है। किंग ऑफ किंग इन लोगों से कहता है कि तुम चारों को छोड़ के बाकी जितने भी मॉन्स्टर हैं वो हीरो से काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, हमें उन्हें दोबारा इकट्ठा करके लड़ने के लिए मनाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग हारे जाएंगे। लेकिन ये अपनी प्लानिंग कर पाते कि इससे पहले ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं और ये बिन बुलाए मेहमान कहीं और से नहीं यान की ही दुनिया से थे, लेकिन इनके पास सॉर्ड कल्टीवेटर थी जिसके ऊपर डिमोनिक चार्म लगा हुआ था। ये दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये जो गार्ड्स थे ये आगे से अपना वेपन उठा लेते हैं, लेकिन तभी वो दूसरे वाले को रोकते हुए कहता है कि नहीं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हम इन चारों को देखते हैं और ये चारों यहाँ पे सिर्फ इसी बात को लेकर लड़ाई दंगा कर रहे थे कि वो लोग कब इंसानों के ऊपर अटैक करेंगे और इन लोगों को इस कॉन्टेस्ट के बारे में सुन के ही उल्टी आती है। पिछली सेंचुरी के लोग इस गेम को मॉन्स्टर इरेडिक्शन गेम बुलाते थे, यानी कि मॉन्स्टर्स को मार दो, और अभी की जनरेशन यहाँ पे मॉन्स्टर हंटिंग कॉन्टेस्ट बुलाती है। ये इंसान कभी हमें इज्जत देते ही नहीं, हमेशा हमें बेइज्जत करते रहते हैं। एक मॉन्स्टर किंग आगे से कहता है कि हम लोग यहाँ पे रुके हुए क्यों हैं, डायरेक्ट चल के उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं ना, जब वो सो रहे होंगे तब उनकी हम लोग गर्दन दबा देंगे। तो ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम रेनबो रेंजर्स और एस्ट्रोमैन से जीत सकते हो? तो फिर हम लोग किंग ऑफ किंग को देखते हैं जो कि इन लोगों से कहता है कि तुम्हें कुछ पता चला कि हम लोग कॉन्टेस्ट के बाद क्या क्या कर सकते हैं? तो फिर किंग ऑफ एस यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, बस कॉन्टेस्ट के रूल्स के बारे में बताता है कि वो लोग यहाँ पे अकेडमी के स्टूडेंट्स को भेजेंगे जो कि मॉन्स्टर हंटिंग करेंगे और मॉन्स्टर हंटिंग के जरिए वो एक दूसरे से फाइट भी कर सकते हैं और उस टाइम पे हम लोग अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। किंग ऑफ किंग अपने मन के अंदर सोचता है कि वो लोग इस तरीके से यहाँ पे हीरोज को और ज्यादा घायल कर सकते हैं उनके स्टूडेंट के ऊपर अटैक करके। किंग ऑफ एस आगे से कहता है जब हम लोग एक बार यहाँ पे शुरुआत कर देंगे तो फिर हमें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ किंग है। साइड से जो छोटे मोटे मॉन्स्टर थे वो आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हीरोज को मार दो, हम लोगों को न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। खैर इसके बाद दरवाजे के बाहर जो गार्ड था वो अंदर आता है और लोगों को बताता है कि इनके पास कुछ मॉन्स्टर आए जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं और वैसे भी इन लोगों के पास मैन पावर की कमी थी तो ये उन्हें अंदर आने के लिए कह देते हैं। तो फिर वो दोनों जो लड़कियां थी वो अंदर आ रही थी और ये छोटा वाला मॉन्स्टर उनसे कह रहा था कि हमारे पास लोगों की कमी है यार, हम लोग अभी धावा बोलने वाले हैं, तो फिर ये शुक्र मनाओ कि हम तुम्हें यहाँ पे आने का मौका दे रहे हैं। इतने समय हमारे बॉस यहाँ पे हीरो से निपटने के लिए डील कर रहे हैं, जाओ और जाके उन्हें ग्रीट करो। अब इनके कपड़ों और चीजों से तुम्हें पता ही चल गया है कि ये दोनों ही इमॉर्टल्स हैं, यानी कि इमॉर्टल वर्ल्ड से आई हैं। और सभी मॉन्स्टर आगे से देखते हुए कहते हैं कि ये तो इंसानों की तरह दिखते हैं, कि सच में कोई मॉन्स्टर भी है या फिर कोई नई टाइप की ब्रीड निकली है, लेकिन आदमी आदमी होता है। मॉन्स्टर आगे से कहते हैं जो भी हो लेकिन प्यारी जरूर है, दे आर लुक सो क्यूट। किंग ऑफ एस इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग किस टाइप के मॉन्स्टर हो भाई? ये लोग आगे से बताते हैं कि हमें तुम पैरासाइट बर्ड समझ लो, लेकिन हम लोग सच में मॉन्स्टर टाइप नहीं है। किंग ऑफ कफून इन लोगों का बायोडेटा चेक करता है तो फिर उन्हें पता चलता है कि इनके पास कोई सुपर पावर ही नहीं है और ना ही ये कोई मॉन्स्टर वॉस्टर है जैसा ये लोग बता रहे हैं। मॉन्स्टर्स आगे से कहते हैं कि ये तो हमसे भी बदतर है यार, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन किंग ऑफ किंग आगे से कहता है कोई बात नहीं है, हम लोगों के पास मैन पावर की कमी है, भले इनके पास सुपर पावर 5 है तो भी हमारे काफी ज्यादा काम है, क्योंकि कुछ ना सही तो कुछ ही सही। किंग ऑफ किंग आगे कुछ बात करने वाला था कि उसी टाइम पे एक लड़की इससे पूछती है कि तुम यहाँ के इंचार्ज हो क्या? किंग ऑफ किंग आगे से कहता है ऑफ कोर्स मैं ही हूँ। तो फिर अगले ही सीन में ये लड़की आगे से अपनी शॉर्ट स्लैश का इस्तेमाल करती है और एक झटके के अंदर ही किंग ऑफ किंग के एक झटके के अंदर ही हजारों लाखों टुकड़े कर देती है। इसके अगले सीन में किंग ऑफ किंग की बॉडी के लाखों टुकड़े होते हैं और उसका खून वहाँ पे पानी की तरह बरसता है। सभी मॉन्स्टर आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, हमारे किंग ऑफ किंग को मार दिया। इसके बाद हम लोग दूसरी लड़की को देखते हैं, खून इनकी तरफ आगे बढ़ रहा था तो वो अपने हाथ को बस आगे करती है और उसकी फोर्स की वजह से ही पानी हवा में गायब हो जाता है। इसके बाद वो अपने हाथ को जब ऊपर उठाती है तो आसमान के ऊपर जो काले बादल थे एक झटके के अंदर ही गायब हो जाते हैं और वहाँ पे उजेला हो जाता है। सभी मॉन्स्टर आगे से कांपते हुए कहते हैं कि अभी यहाँ पे क्या हुआ भाई, हम लोग पिछले 2 महीनों से यहाँ पे पंखा चला के सब बादल को हटाने की कोशिश कर रहे थे, बस इसने एक हाथ हटा के बादल ही गायब कर दिए। इसके बाद वो लड़की यहाँ पे इन लोगों से कहती है कि अब से मैं तुम लोगों की नई लीडर हूँ, मेरा कहना मानोगे तो चले भंगे रहोगे, नहीं तो नंगे दड़ंगे घूमोगे। किंग ऑफ एस आगे से कहता है ये कहने वाले तुम कौन होती हो? तो फिर हमें आगे से इनका नाम बताया जाता है जो कि ग्रेटर डिमोनिक बीस्ट होता है। इसके बाद दोनों लड़कियां दोबारा कहती हैं कि अब से मैं तुम्हारे नई लीडर हूँ और कहना मानना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग दोबारा प्रेसिडेंट को देखते हैं और ये आगे से कह ही रहे थे कि हमें मॉन्स्टर किंग को मारना ही पड़ेगा। उससे पहले ये ऑथर बीच में कूद के कहता है मार दिया दोस्त, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। ये दोनों हीरोज आगे से कहते हैं या तो आज हम उसे मारेंगे या वो हमें मारेगा। संभावना इस बात की ज्यादा है कि हम उसे दोबारा मार सकते हैं क्योंकि एक बार हमने उसे मार ही दिया है। इधर हम लोग यान को देखते हैं और उसे कुछ जाने पहचाने से खुशबू महसूस होती है। लैन उसे पूछती है कैसी खुशबू भाई? तो यान आगे से बताता है करीब 2000 साल पुरानी। तब मैं काफी ज्यादा छोटा
हुआ करता था, अभी याद नहीं है कि ये कैसी खुशबू है। इसके बाद हम लोग मॉन्स्टर वाली साइड को देखते हैं तो सभी मॉन्स्टर आगे से हक्का बक्का हो गए थे कि अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमारा लीडर जो महामहिम था वो सदा सहीम हो गया क्या। खैर लड़कियां इन मॉन्स्टर से कहती हैं कि वो तुम्हारा लीडर था इतना घिनौना, साला इससे अच्छा तो मैं नाली का कीड़ा पाल ली थी। इसके बाद वन की तरफ शॉट करती है और उनसे कहती है घुटने टेको इससे पहले कि मैं तुम्हें भी स्वाहा कर दूं। तो ये सभी मॉन्स्टर आगे से घबरा जाते हैं और झटके से अपने घुटने टेक के कहते हैं महामहिम अब से आप है हमारे लीडर। खैर लड़कियां यहाँ पे कुछ मकसद वक्सद से नहीं आई थी, बस ये मौज काट रही थी। जब इन्हें पता चलता है कि यहाँ के मॉन्स्टर इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये लोग अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट कर सकें, तो ये फैसला करते हैं कि यहाँ से वापस लौट जाएंगे। इसीलिए वो लोग पोर्टल खोलते हैं और वहाँ से जाने ही वाले थे कि इससे पहले किंग ऑफिस भागते हुए कहता है लीडर जाइए नहीं, आप चले जाएंगे तो फिर हम लोगों को यहाँ पे कचुमर बना दिया जाएगा। ये दोनों अभी भी नहीं रुक रही थी तो इस इनके पैरों में ही लटक जाता है ये कहते हुए कि आप ऐसे नहीं जा सकते, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला, अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो ये जून की तपती धूप में मुझे बाहर लटका देंगे, सूख के काटा हो जाऊंगा मैं। इसके बाद इस रोते हुए इन दोनों से कहता है कि आप हमें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती हैं, आपने हमारे लीडर को मार दिया, कम से कम ये रेस्क्यू मिशन तो पूरा कर लीजिए। क्या आप चाहती हैं कि आपके यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स किसी दूसरे हीरोज के पालतू कुत्ते बन के घूमे। लड़की आगे से साफ मना कर देती है ये कहते हुए कि हम तुम्हारे कोई भी ऑपरेशन में मदद नहीं करने वाले। तो ये आगे से दोबारा नौटंकी करते हुए कहता है कि आप हम जैसे मासूम बच्चों को इस तरीके से किसी और का गुलाम बनने देंगी क्या। वो हमें अपना पेट बना के रखते हैं और छोटे से कार्ड के अंदर सील करके रखते हैं, जब चाहे तब निकालते हैं, जब चाहे बुला लेते हैं। वो तो साले ऐस का चप भी नहीं है कि हमारा ख्याल रखें। खैर इस वाली बात से इस लड़की को यहाँ पे कुछ कल्टिवेटर्स की याद आ जाती है जो हरामी किस्म के थे, इसलिए वो इससे पूछती है तुम्हारा प्लान क्या था। तो फिर ऐसे यहाँ पे सभी प्लान के बारे में बताता है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना है। और वो लड़की इससे कहती है यार तुम मॉन्स्टर तो यार पे काफी ज्यादा बुरी तरीके से जिंदगी जी रहे हो यार। दूसरी लड़की इससे पूछती है क्या हीरोज यहाँ पे सबसे पावरफुल बीइंग्स है इस प्लेनेट के ऊपर। स्पेस आगे से रोते हुए कहता है वही है साले, वो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर इंसानों ने कहना भी नहीं चाहिए। कहता कि हम जैसे मॉन्स्टर किंग भी साल पे साल उनसे मार खाते हैं और वो हमें तब तक मारते हैं जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते। हमारा हाल यहाँ पे नीट के स्टूडेंट की तरह हो रखा है, हर साल आके कोई ना कोई पील के जाता है, कभी पेपर हार्ड कर देते हैं तो कभी लीक कर देते हैं। खैर इन लड़कियों को आगे से लगता है कि हीरोज काफी ज्यादा वीक होते होंगे, इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, भले इनसे थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो। मगर साइड से 2-3 मॉन्स्टर और आते हैं और लड़कियों को बताते हैं कि जितना आप समझते हैं हीरोज को सिंपल, उतना नहीं है वो सिंपल। एक बहुत ज्यादा अजीबोगरीब एनर्जी है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करती है और वो लोग उसे हीरो पैसिव स्किल कहते हैं। ये दोनों आगे से हैरान होकर पूछते हैं कि ये चीज क्या है भाई, ये तो सिलेबस में नए चैप्टर की तरह आ गया। जिसपे इस आगे बढ़ के बताता है कि वो लोग इस पैसिव स्किल को बुलाते हैं टीयर्स ऑफ होप एंड द लाइट ऑफ जस्टिस। इस पे दोनों आगे से दोबारा हैरान होकर कहते हैं कि ये तो एग्जाम में बिना पढ़े वाले क्वेश्चन की तरह है, क्या इसका मतलब है। तो इस आगे से इसका मतलब समझाते हुए कहता है कि एग्जाम्पल के लिए रेनबो रेंजर्स या फिर एस्ट्रोमैन को ही ले लो, भले इनके पास कमाल की ताकत है, अरहा पावर है, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ मॉन्स्टर किंग्स होते हैं वो इतने ज्यादा हरामी होते हैं कि इन्हें धर के कूट देते हैं और इन्हें मार मार के अधमरा कर देते हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद में भी ये साले नहीं मरते, ये पुनर्जीवी हो जाते हैं, सिर्फ उस 2 कौड़ी की पैसिव स्किल की वजह से। खैर इस पैसिव स्किल का कमाल तब होता है जब हीरोज मर जाते हैं तो उनके जो चाहने वाले होते हैं वो दिलों को जोड़ के अपने हाथ से बनाते हैं हार्ट ऑफ हैंड और आगे से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जब उनकी आंसू और दुआएं और 2 उंगलियां जिनसे वो नाक खुजाते हैं मुंडवी, और वो चीज उनकी सपोर्ट में बदल जाती है जिसको वो लोग बुलाते हैं टीयर्स ऑफ होप एंड द लाइट ऑफ जस्टिस। इसके बाद आसमान से उनके ऊपर लाइट गिरती है और वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं कॉकरोच की तरह। बीटीएस फैन गर्ल्स एब्सोल्युटली लव दिस स्किल। खैर ये मर के जिंदा ही नहीं होते हैं, इस स्किल के बाद में इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एक झटके के अंदर मॉन्स्टर किंग को भी मार गिराते हैं। बेचारा वो मॉन्स्टर आगे से रोते हुए कहता है चीटर गद्दारी कर भी, शर्म करो साले, फेयर फाइट करो हमसे। इस आगे से रोते हुए कहता है कि समय के साथ साथ हमारी औकात और हिम्मत दोनों डूबती गई और हमने फैसला कर लिया कि हम लड़ेंगे नहीं कभी दोबारा, क्योंकि बुंड तोड़वाने के बाद हारने में जो दुख होता है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये दोनों बड़ी हैरानी से ये सब कुछ सुन रहे थे और देख रहे थे। साइड से बाकी किंग्स आगे से कहते हैं इस स्किल की वजह से पता नहीं हमारे कितने एंसेस्टर मारे गए हैं, ये जिसको आपने अभी यहाँ पे गाजर मूली की तरह काटा ये इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो ये वाली स्किल देखते ही वहां से भाग लेता था, वो भी फुल स्पीड में। ये दोनों आगे से कहती है ठीक है हम कुछ करते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन इनका रोना धोना अभी भी चालू था। ये बेचारे आगे से रोते हुए कहते हैं कि हम यहाँ पे मर भी नहीं सकते और जी भी नहीं सकते, हीरो साले मरते भी नहीं और वो हमें हमेशा आगे मारते रहते हैं, हमारे इस तरीके से जीने का फायदा ही क्या है। और ये लोग जितना इस बारे में सोचते हैं उतना ज्यादा ये गुस्सा होते जाते हैं, जिसके बाद ये अपनी कमर कस के कहता है कि मैं ये सब कुछ मानने से इनकार करता हूँ, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। इसके बाद दोबारा रोते हुए उस लड़की से कहता है कि हमारी मदद करो, हम लोग बहुत जल्दी हीरो से लड़ने वाले हैं और वो दोबारा हमारा मुंह कीचड़ में रगड़ देंगे। ये लड़की उसे कहती है मुझे पता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, हम दोनों ही विलन्स हैं और हमारा जो नजरिया है वो बिल्कुल एक बराबर ही है वे सुपर हीरोज को लेके। तुम्हारी दुनिया के अंदर सुपर हीरोज है और हमारी दुनिया के अंदर घटिया किस्म के कल्टिवेटर्स थे जो 2 कौड़ी के हैं। फिर इसके बाद लड़की अपने पास से एक बैग बाहर निकालती है और उनसे कहती है कि मुझसे जो हो सकता है वो मैं करूंगी और मैं उन्हें एक बैग देती है। वो लड़की ने बताती है कि ये यूनिवर्सल बैग
बैग है जिसका इस्तेमाल डिमोनिक कल्टिवेटर्स करते हैं और इस बैग के अंदर 400 करोड़ 600 हजार डिमोनिक ट्रेजर्स हैं जिनका इस्तेमाल ये लोग कर सकते हैं किसी भी को भी पेलने के लिए। तुम्हें इन्हें एक्टिवेट करने के लिए अपने ब्लड और फ्लैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये तुम्हें अपना मास्टर मान लेंगे। लेकिन इन 400 करोड़ 600 हजार के अंदर 4 ऐसे मैजिक वेपन्स हैं जिनका इस्तेमाल तुम्हें बुद्धि के साथ करना पड़ेगा। पहला है क्वासी डीमन एम्परर माइट, दूसरा है की ब्लड रिस्टोरेंस टूल और तीसरा है की ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेजर। चौथे के बारे में बताया ही नहीं, मैं कहां से बता दूं भाई। अगर तुम इनका इस्तेमाल करते हो तो बुद्धि के साथ करना, नहीं तो अपने एनिमी को मारने से पहले ही खुद को मार लोगे। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं और इस इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो। तो ये लड़की आगे से बताती है कि तुम्हारा वर्ल्ड काफी ज्यादा मजेदार है, हम जा रहे हैं अम्यूजमेंट पार्क मस्ती करने के लिए। तुम जाके लड़ाई दंगा करो और कुछ भी होगा तो हम लोग रहेंगे तो मदद कर देंगे आके। इस पे ये चारों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं ये कहते हुए कि हमारा नया लीडर तो काफी ज्यादा दयालु है और वो उन्हें शुक्रिया कहते हैं। फिर इसके बाद वो चारों उस बैग को देखते हुए कहते हैं कि ये छोटा सा बैग क्या सच में हमें यहाँ पे जीत दिला सकता है हीरोज के खिलाफ। वहीं पे हम लोग दूसरे वाले लीडर को देखते हैं जो कि आगे से किंग ऑफ किंग्स से कहता है कि आपकी मौत जाया नहीं जाएगी, आपकी मौत की वजह से हमें यहाँ पे नए लीडर मिले हैं जो आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा मददगार हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे इनकी मीटिंग का एकदम सार बताया जाता है कि गॉड क्लास के हीरोज यहाँ पे ज्यूरी की तरह काम करेंगे, यानी कि वो मॉनिटर करेंगे कंपटीशन को ताकि वो लोग इन्फॉर्मेशन को भी इकट्ठा कर सके और इन्हें जैसे ही यहाँ पे किंग ऑफ किंग्स के बारे में पता चलेगा तो वो उसे धर दबोचेंगे। लेकिन बेचारे हीरोज को ये पता भी नहीं है कि किंग ऑफ किंग्स पहले ही मौत के घाट उतर चुका है और अब यहाँ पे लड़ाई सिर्फ मॉन्स्टर और हीरोज के बीच में नहीं बल्कि डिमोनिक कल्टिवेटर्स और इमॉर्टल कल्टिवेटर्स के बीच में होने वाली है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है।